सो लास्ट टाइम हमने कंपटीशन स्कोर कार्ड में और पीपीसी बजट कंपटीशन स्कोर कार्ड से हमने एक एक्सपेक्टेड कन्वर्जन रेट निकाला था। उस सिनेरियो में जहां पर हमारे पास एक्चुअल डाटा जो है और नंबर मौजूद नहीं है। और तो इस सिनेरियो में हम जो डाटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं उसकी बेसिस पे कन्वर्जन रेट निकालेंगे और उसकी बेसिस पे अपना एक बजट कैलकुलेट करेंगे। सो हमने वो प्रैक्टिस किया, हमने कीवर्ड मल्टीपल केस स्टडीज अकाउंट्स पे भी उसको अप्लाई करके दिया और एक बजट जो है वो कैलकुलेट किया। अब ये यहाँ पर जो हमने बजट कैलकुलेट किया था बेसिकली ये तो उन तमाम कीवर्ड्स का था जो कि हमें रेलेवेंट नजर आए, जो कि जहां पर कन्वर्जेंस हो रही हैं और कॉम्पिटिटर जो है वो यहाँ से सेल्स जनरेट कर रहे हैं, राइट। और उसकी बेसिस पे हमने एक कन्वर्जन रेट जो है वो एस्टिमेट कर लिया। अब नेक्स्ट जो ये इशू आएगा मोस्टली पीपीसी मैनेजर्स को और बड़ा जेन्युइन सा इशू है, वो ये है कि आपका बजट जो है वो लिमिटेड है। वो एक बॉटल नेक है वहां पे कि जो बजट आपने प्लान किया है वो अवेलेबल ही नहीं है। वो आपका क्लाइंट या आप अगर खुद सेलर हैं तो आपके पास इतने फंड अवेलेबल नहीं है या आप इतना जो है वो स्पेंड नहीं करना चाह रहे हो। सो वहां पर इस सिनेरियो में हमें बजट एलोकेशन की तरफ जाना पड़ेगा। ना व्हाट इज बजट एलोकेशन इज कि हम अपने अवेलेबल स्पेंड को प्रायोरिटाइज करेंगे। लेट्स से कि हमारे पास हमारा जो बजट है वो $300 का बनता है कि अगर हम तमाम कीवर्ड्स की रैंकिंग पे स्पेंड करते हैं और टारगेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। सो हमें $300 पर डे स्पेंड करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास $300 पर डे अवेलेबल नहीं है। हमारे पास ओनली $200 अवेलेबल है। तो उस सिनेरियो में क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि हम उस $200 को स्पेंड करें बजाय इसके कि हमारा जो $300 है। तो और किस बेसिस पे, किस क्राइटेरिया पे हम प्रायोरिटाइज करेंगे कीवर्ड को कि हमें कौन कौन से कीवर्ड जो है वो टारगेट करने चाहिए। सो कंटिन्यूइंग द बजटिंग, वहां से एक हमने एक टेम्पलेट ड्राइव किया पीपीसी बजट एलोकेशन का। सेम कीवर्ड्स हैं उनके, सेम डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये वही नंबर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो आपने पीपीसी बजट में यहाँ पे कैलकुलेट किए थे। अब जो एक फैक्टर है कि अगर मेरे पास लिमिटेड बजट है, सो यहाँ पर मैं कोशिश, मेरी प्रायोरिटी ये होगी या किसी भी पीपीसी मैनेजर की प्रायोरिटी ये होगी कि वो कम से कम बजट स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स अचीव कर ले। अच्छा, ये चीज जो है वो किस तरीके से ड्राइव की जा सकती है कि अगर मतलब ज्यादा ऑर्डर और कम स्पेंड जो है, तो मेरे पास कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे स्पेंड कम करना पड़ेगा और उस पे ऑर्डर जो है वो अचीव हो जाएगा, और किस पे ज्यादा स्पेंड करना पड़ेगा और उस पे ऑर्डर अचीव हो जाएगा। तो उसका एक सिंपल सा हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, वो है सीपीए, कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन का। कॉस्ट पर ऑर्डर एक्विजिशन जो है वो हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ उसका। टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स। सो इस पे इसकी जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगी वो मेरी वो स्पेंड आएगा जो मुझे एक ऑर्डर अचीव करने के लिए स्पेंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हमने वही फॉर्मूला पुट किया है और अपने हर कीवर्ड के अगेंस्ट जो हमने बजट शीट में इंक्लूड किए थे, उसके अगेंस्ट जो है वो हमने सीपीए जो है वो ड्राइव कर लिया है, उसको कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हर कीवर्ड की बिट डिफरेंट है, कन्वर्जन रेट डिफरेंट है, ठीक है, सर्च वॉल्यूम डिफरेंट है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स रिक्वायर्ड डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली हर एक का सीपीसी जो है वो वेरी कर रहा होगा एक कीवर्ड का दूसरे कीवर्ड से। सो यहाँ पर मैंने, अब मुझे इन कीवर्ड्स के अगेंस्ट और इनकी स्पेंडिंग के अगेंस्ट, इनके सीपीए के अगेंस्ट मुझे ये ड्राइव करना है कि कहाँ मुझे कम स्पेंड करना पड़ रहा है और कहाँ ज्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है एक ऑर्डर अचीव करने के लिए। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है रैंकिंग एवरेज का। रैंकिंग एवरेज में हम सिंपली कर क्या रहे हैं कि इन कीवर्ड्स को या इन सीपीएस को इस बेसिस पे रैंक कर दे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। सो इस फॉर्मूला की बेसिस पे हम यहाँ पर, हमें यहाँ पर ये रैंक शो कर रहा है कि कौन सा कीवर्ड जो अगर नंबर 1 है तो वो सबसे चीपेस्ट है इन टर्म्स ऑफ सीपीए, एंड जो सबसे हाईएस्ट है 15, क्योंकि यहाँ पे 15 कीवर्ड है, तो सबसे हाईएस्ट जो है वो सबसे एक्सपेंसिव है। सो अगर हम कीवर्ड को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे फॉर रैंकिंग परस्पेक्टिव और हमारे पास एक लिमिटेड बजट अवेलेबल है, तो एक मोस्ट लॉजिकल प्रायोरिटी जो है वो ये हो सकती है कि जहां से ज्यादा कन्वर्जन ली जा सके कम स्पेंड करके। सो
इसकी बेसिस पे अगर मैं लेट्स से इनको ड्राइव करो कि हाँ, मुझे जो कीवर्ड टारगेट करने हैं, वो एक ये सिंपल एक टेम्पलेट बना हुआ है। सो इस टेम्पलेट को आप यूज़ करते हो, नहीं करते हो, वो एक डिफरेंट चीज़ है। बट अगर यहाँ पर लेट्स से कि मैं अगर ये टेम्पलेट नहीं भी यूज़ कर रहा, तो मुझे वो किसी तरीके से मार्क तो करना होगा उसको कि कौन-कौन से कीवर्ड जो है मैं अपनी इनिशियल कैम्पेन्स में जो है वो टारगेट करूँगा। सो मैंने एक चेकआउट किया कि मेरे पास एक कीवर्ड है, जिसका सीपीए जो है वो सबसे कम है, मैंने उसको अपनी कैम्पेन में इंक्लूड कर दिया और मतलब प्लान कर लिया उसको इंक्लूड करने का। इसी तरीके से मैंने सेकंड नंबर को भी ले लिया, थर्ड नंबर को भी ले लिया, फोर्थ को ले लिया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन को ले लिया, राइट? अब यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि मैंने यहाँ पे बजट अवेलेबल मेंशन किया हुआ है कि मेरे पास जो बजट अवेलेबल है वो $200 है, राइट? अब एक चीज़ हमारी बड़ी आई मीन ऑब्वियस है अंडरस्टैंडिंग में कि जो हमने बजट कैलकुलेट किया था वो तो इस पर्सपेक्टिव से था कि हमने रैंकिंग पर स्पेंड करना है। और ये सारा का सारा बजट जो है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये तो रैंकिंग कैंपेन्स के लिए है और अपने कीवर्ड्स को रैंक करने के लिए हम ये स्पेंडिंग करेंगे। लेकिन क्या हम 100% बजट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ फॉरवर्ड आई मीन स्पेंड कर रहे होंगे? नहीं, ऑब्वियसली हमें हमारे पीपीसी कैंपेन्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें एक रैंकिंग एक ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा कन्वर्जन की कैंपेन्स हो सकती हैं, उसके अलावा रिसर्च कैंपेन्स हो सकती हैं, उसके अलावा अवेयरनेस एंड ब्रांड बिल्डिंग कैंपेन्स हो सकती हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो मुझे अपना पीपीसी स्पेंड जो है, वो इन ऑब्जेक्टिव्स को भी की तरफ भी स्पेंड करना है, एक सर्टेन नंबर या एक सर्टेन परसेंटेज जो है इन कैंपेन्स को, इन ऑब्जेक्टिव्स को भी एलोकेट करना है। सो नॉर्मली जो एक आई मीन एक रिकमेंडेड मैं यहाँ पे कहूँगा कि एक रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ स्पेंड जो कि हमें अपनी रैंकिंग की तरफ ड्राइव करना चाहिए या स्पेंड करना चाहिए, दैट इज़ ऑलमोस्ट 70 टू 75% ऑफ द बजट, जो टोटल बजट है वो हम रैंकिंग कैंपेन्स की तरफ जो है वो पुट कर सकते हैं या करना चाहिए। उसके अलावा यानी हमारे पास जो स्पेयर 25 टू 30% ऑफ द बजट है, वो हमें रिसर्च पर, कन्वर्जन पर, ब्रांड अवेयरनेस पे या जो इम्प्रेशंस जनरेट करने पे इन एरियाज़ की तरफ जो है, वो फ़ोकस करना चाहिए ताकि हमारे फ़नल में मज़ीद कीवर्ड्स भी ऐड होते रहें और इसको हम ऑब्वियसली डिटेल जब कैंपेन स्ट्रैटेजीज़ की तरफ जाएँगे, तो इसको हर एक ऑब्जेक्टिव को और उसके अगेंस्ट क्या-क्या कैंपेन सेटअप की जा सकती हैं, वो डेफिनिटली हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जनरलाइज़्ड ब्रॉडर वे में बात करें, तो हमें ये पता है कि हमें कुछ बजट जो है वो अदर कैंपेन्स, अदर ऑब्जेक्टिव्स को भी एलोकेट करना होगा। सो अब यहाँ पर मैंने 70% अलाउ किया रैंकिंग कैंपेन्स को और मैंने यहाँ पे 70% पुट कर दिया। सो उसकी बेसिस पे एक बजट कैलकुलेट हो गया कि मुझे 200 में से $147 जो है मैं रैंकिंग कैंपेन्स पे एलोकेट कर सकता हूँ। ठीक है? अगर मैं इसको 60 कर दूँ तो ये बजट जो है वो चेंज हो जाएगा और कि अब मेरा जो रैंकिंग बजट है वो 60% है और अगर मैं 70 करता हूँ या 80 करता हूँ तो मेरा ओवरऑल जो बजट है वो इसका टोटल बजट जो है वो चेंज हो जाएगा, राइट? सो अब अगर मैं यहाँ पर मेरे पास एक $147 अवेलेबल है एंड इसकी बेसिस पे जो मैं टारगेटिंग सेट कर रहा हूँ, तो मुझे नज़र आ रहा है कि मेरा बजट जो है इन टारगेट्स को सॉरी अ, देखिए ब्रॉड जो है ना वो फिर भी आप रैंकिंग पर्सपेक्टिव से मतलब उसके 2 व्यूज़ हैं उसामा, कि ब्रॉड जो मैच टाइप है हमारी, उसको आप रैंकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो और रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पर कीवर्ड्स की फॉर्मेशन जो है वो किस तरीके से की गई है। लेकिन जो ऑटो कैंपेन है, वो ओपन एंडेड है और वहाँ पर रैंकिंग पर्सपेक्टिव से ऑटो मतलब ऐसा नहीं है कि वो रैंकिंग में आपको मेबी एक सर्टेन अमाउंट हेल्प ज़रूर कर रही होगी अगर आपको कन्वर्जन्स आती हैं तो। लेकिन उसके मतलब रैंक करने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं एग्ज़ैक्ट के, फ्रेज़ के, ब्रॉड के। सो हम ऑटो को रिसर्च पर्सपेक्टिव से ही यूज़ करते हैं, ना कि रैंकिंग पर्सपेक्टिव से। रैंकिंग इज़ समव्हेयर वी नो कि ये रेलेवेंट कीवर्ड है और यहाँ की कन्वर्जन से जो है वो हमारी ओवरऑल रैंकिंग को जो है वो बूस्ट मिलेगा। तो ब्रॉड में दोनों पार्ट इन्वॉल्व हैं डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी। ऑटो इज़ स्पेसिफिकली अ रिसर्च कैंपेन, उसमें रैंकिंग की तरफ ज़्यादा उस पे फोकस नहीं करना चाहिए कि उसको मतलब एज़ अ रैंकिंग ऑब्जेक्टिव ऑटो को यूज़ किया जाए। ओके, सो सो यहाँ पर अब मेरे पास जो मैंने कीवर्ड टारगेट जो है वो ऐड किए हैं तो मेरे पास डेफिसिट आ रहा है, ठीक है? सो मुझे अब यहाँ तो अपना बजट इंक्रीज़ करना पड़ेगा या फिर अपना कोई कीवर्ड जो है वो अपनी इनिशियल कैंपेन में जो है वो कट डाउन करना पड़ेगा, राइट? तो मैं एक आधा कीवर्ड रिमूव करके देख लेता हूँ तो मेरा बजट जो है वो
यहाँ पर कंप्लीटली यूटिलाइज़ हो रहा है और मुझे मतलब यहाँ पर जो अवेलेबल बजट है मैं उसकी कंप्लीट यूटिलाइज़ेशन कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक इश्यू ये आएगा आप लोगों के पास और आई होप इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप में भी हर दफ़ा जो है वो सीपीए की बेसिस पे टारगेटिंग या अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट ना कर पाएँ। सम टाइम हमें पता होता है कि एक मतलब लेट्स से यहाँ पर जो प्लास्टिक नाइफ्स है, ठीक है? प्लास्टिक नाइफ्स का अगर हम सर्च वॉल्यूम चेकआउट करें तो वो सबसे ज़्यादा है बाकी कीवर्ड्स के मुकाबले में और ये बताता है कि ये मेन कीवर्ड है और ये ऑब्वियसली क्योंकि जो इस पर्टिकुलर निश में ये मेन कीवर्ड है और इसका डिमांड भी सबसे ज़्यादा कन्वर्जन्स भी नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी इसी के ऊपर हो रही हैं। सो इन सम सिचुएशन आपको ऑब्वियसली ये चीज़ माइंड में होगी कि आप अपने मेन कीवर्ड को इस पोज़ीशन में नहीं हो कि अपने मेन कीवर्ड को इग्नोर कर सको, बेशक उसका सीपीसी हाई भी आ रहा हो। मतलब आपके पास इतना बजट अगर आप मेन कीवर्ड के ऊपर स्पेंड ना करो और बाकियों के ऊपर स्पेंड करो तो हो सकता है कि आपको बेहतर सीपीसी या बेहतर एकॉस जो है वो मिल रहा हो, आपके पास बेहतर सीपीए आ रहा हो, रिज़ल्ट जो है वो आप एक यानी एक एकॉस वाइज़ अगर देखें तो वहाँ पर आपको ये एक्सपेक्टेशन में या फ़ोरकास्ट में ये चीज़ नज़र आ रही हो कि मैं अगर मेन कीवर्ड को टारगेट ना करूँ तो मेरे पास अ, अच्छे रिज़ल्ट या बेहतर रिज़ल्ट जो हैं वो आ सकते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ। तो मेरा एकॉस जो है वो ऑलमोस्ट 7% नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक नाइफ जो मेन कीवर्ड है उसका सीपीसी उसका जो सीपीए है वो 7th नंबर पे रैंक करता है उसका और वो एक्सपेंसिव है बाकियों के मुकाबले में। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि मैं रैंकिंग कैंपेन सेटअप कर रहा हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी आ सकती है आपके सामने कि आपको मेन कीवर्ड को इग्नोर ना करना पड़े और उसको ऑब्वियसली अगर आपके पास बजट कम अवेलेबल है, फिर भी आप उसकी तरफ जाएँ और उसको टारगेट करें और दैट्स वेरी लॉजिकल क्योंकि आप रैंकिंग कैंपेन कर रहे हैं सेटअप कर रहे हैं और आपको ट्रैफिक जो है नज़र आ रहा है कि वो मेन कीवर्ड पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक और कन्वर्जन्स हैं, तो आप उसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा जो स्मॉलर कीवर्ड्स हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, बावजूद इसके कि उनके सीपीएस जो हैं वो मेन कीवर्ड के मुकाबले में कम हो। ठीक है? तो ये एक स्ट्रैटेजी वाइज़ जो है ये प्रायोरिटी हो सकती है एक पीपीसी मैनेजर की एंड व्हिच इज़ वेरी मच ओके एंड लॉजिकल कि उसको मेन कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए अनटिल अनलेस कि आपके पास और ऑप्शंस अवेलेबल हों, जहाँ पर उतनी ही वॉल्यूम में या अ उतनी ही रेलेवेंसी और ट्रैफ़िक के साथ जो है वो आपके पास कीवर्ड्स मौजूद हों, जहाँ से वो सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो जनरेट किया जा सकता है। लेकिन इस निश में हमें साफ नज़र आ रहा है कि मेजर चंक जो है वो मेन कीवर्ड से आ रहा है, तो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है? यहाँ पर एक हमने एक सर्टेन अमाउंट निकाल लिया कि ये हमारे टारगेट्स होंगे एंड ये हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है। अब ये हम इस पर्सपेक्टिव में काम कर रहे हैं कि हमारी लॉन्च जो है वो बिल्कुल न्यू है। अभी हमारे पास कोई हिस्टोरिकल डाटा मौजूद नहीं है, कोई एक्चुअल डाटा मौजूद नहीं है। हम इस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। एंड इसकी बेसिस पे हमने अपना स्पेंड जो है वो कैलकुलेट कर लिया। एक एक्सपेक्टेड सीपीए एंड एक्सपेक्टेड एक्ॉस जो है वो यहाँ पर अगर इन्हीं नंबर्स को ड्राइव किया जाए कि मैंने यहाँ पे सेल प्राइस बता दी है कि मेरी सेल प्राइस जो है वो 1299 है। टारगेटेड ऑर्डर्स जो हैं वो कैलकुलेट हो रहे हैं बेस्ड ऑन जो मैंने टारगेटिंग सेट की है। अगर मैं यहाँ पर अभी मेरे पास टारगेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो 13 आ रहे हैं। लेट्स से मैं यहाँ से कीवर्ड रैंक जो है वो 6 रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे 3 ऑर्डर्स हैं, तो इसको 10 हो जाना चाहिए एंड व्हिच इज़ वेरी मच ओके कि यहाँ पे 10 हो रहा है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसी की बेसिस पे नंबर ऑफ क्लिक्स भी कैलकुलेट हो रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स जो मैंने टारगेटिंग सेट की है, उसके टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने बन रहे हैं, तो वो हमारे पास एवरेज सीपीसी हम बड़ा ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं कि 140 जो कि हम रैंकिंग में स्पेंड करने वाले हैं, उसके अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स हैं, तो हमारे पास एवरेज सीपीसी आ गया और एवरेज जो हमारा कन्वर्जन रेट बनेगा वो भी इस बेसिस पे आ गया कि हमारे नंबर ऑफ क्लिक्स के अगेंस्ट 13 ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्लिक्स जो है वो 13% बन रहा। और इसी की बेसिस पे मैंने एक एक्सपेक्टेड सीपीए और एक्सपेक्टेड एक्ॉस जो है वो हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है? जिसकी बेसिस पे आप अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो सेट कर सकते हैं कि अगर आपका टारगेट जो है वो लो एक्ॉस है, तो आप लो सीपीए वाले कीवर्ड जो हैं वो टारगेट कर सकते हो और उसको अपनी कैंपेन में इंक्लूड कर सकते हो, बजाय इसके कि हायर सीपीए वाले को आप फोकस करें। अच्छा, अब ये एलोकेशन हमने कर ली और हमने ड्राइव कर लिया कि हमने इन टोटल जो है वो $199 का स्पेंड करना है। व $140 जो है वो रैंकिंग कैंपेन की तरफ ड्राइव होगा, $60 जो है वो रिसर्च कैंपेन की तरफ हम स्पेंड करेंगे। अब यहाँ पर इसकी बेसिस पे हम जो नेक्स्ट हमारा टेम्पलेट है या हम जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहते हैं या हम बेसिकली बजट जो है वो क्यों बना रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये होता है कि हमने आगे के फ्यूचर के रिज़ल्ट जो हैं वो फ़ोरकास्ट करने हैं कि क्या एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट्स आ रहे हैं
उसकी बेसिस पे हम कितने ऑर्डर्स अचीव करेंगे, कितना प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे। और अच्छा, ये नॉर्मली हम 1 या 2 मंथ का एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर एक बिज़नेस प्लान वाइज़ देखा जाए कि अगर आप एक बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, सो अगर आपके पास एक लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव मौजूद है कि आपके पास 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ की फोरकास्टिंग मौजूद है, प्रोजेक्शन मौजूद है, सो वो आपको एक बेटर पर्सपेक्टिव देगी इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ पीपीसी एंड मार्केटिंग, इन टर्म्स ऑफ इन्वेंटरी प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो प्लानिंग एंड इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और आरओआई, कि क्या फाइनेंशियल रिजल्ट जो है इन द लॉन्ग रन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वही चीज जो है वो एक एक्सपेक्टेशन सेट करने में हेल्प आउट करेगी। और आपको पहले से कुछ एरियाज में आपको कुछ हिंट्स मिल सकते हैं कि जहां पर अगर आपको बजाय इसके कि आपको मतलब थर्ड मंथ में जाके पता चले कोई या सेकंड मंथ में जाके पता चले कोई इनपुट, वो आप पहले से प्लान, अगर आपको डे वन पे प्लानिंग या फोरकास्टिंग की बेसिस पे वो इनपुट मिल जाती है, तो आप उसी दिन से उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट कर सकते हो। तो हमारे पास जो एक फोरकास्ट है, अब ये फोरकास्ट जो है मैंने 6 मंथ का प्लान किया है, इसको 3 मंथ भी किया जा सकता है, इसको 12 मंथ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है, जैसा जिसकी नीड हो, जरूरत हो। अब हमारे पास क्या डाटा पॉइंट्स हैं, या एक जो पहली चीज जो हमें यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत है, वो ये है कि कौन से ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमारी फ्यूचर की सेल्स को अफेक्ट कर सकते हैं, और उनमें चेंज जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, या चेंज का रीजन बन सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो हमारे कन्वर्जन रेट हमने कैलकुलेट किया है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर ये प्रोडक्ट जो है वो न्यू लॉन्च हो रही है, सो कन्वर्जन रेट हमने ड्राइव किए हैं थ्रू कंपटीशन स्कोर कार्ड, और अपनी लिस्ट का और कंपेटिटर्स की लिस्ट के बेसिस पे हमने एक कन्वर्जन रेट जो है वो ड्राइव किया है, और एक मार्केट कन्वर्जन रेट भी हमने चेकआउट किया है, उसकी बेसिस पे हमने एक कन्वर्जन रेट ड्राइव किया। लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मेरी लिस्ट पे ऑर्डर्स आते रहेंगे, रिव्यूज आते रहेंगे, तो ऑब्वियसली क्योंकि कंपटीशन स्कोर कार्ड में हम सोशल प्रूफिंग को भी कुछ स्कोर्स दे रहे थे, सो यहाँ पर हमारा कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा उसी स्कोर कार्ड की बेसिस पे। क्योंकि अगर लेट्स से कि आज मैं इस पोजीशन पे हूँ डे वन पे कि मेरा स्कोर कार्ड जो है वो 47 शो कर रहा है, क्योंकि मेरे पास सोशल प्रूफ कोई भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इन 1 मंथ टाइम मेरे पास ये पॉइंट्स भी मेरे पास अचीव हो जाते हैं, और ये पॉइंट्स भी अचीव हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली इसकी वजह से मेरा स्कोर कार्ड भी इम्प्रूव कर रहा है। डाउन द लाइन 3 मंथ्स में मेरा ये पॉइंट भी अचीव हो जाते हैं, सो मेरा स्कोर कार्ड और इसकी बेसिस पे मेरी जो रेटिंग्स हैं वो भी इंप्रूव हो रही हैं। सो मेरा स्कोर कार्ड जो है वो इंक्रीज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो अगर मैंने जो लॉजिक डे वन पे स्टैब्लिश की है, तो मैं ये लॉजिक जो है वो इस वक्त भी स्टैब्लिश कर सकता हूँ कि अगर लॉन्ग रन में मेरा स्कोर इम्प्रूव होगा तो मेरा कन्वर्जन रेट भी इम्प्रूव होगा। सो एक तो फैक्टर ये हो गया कि मेरी लॉन्च के बाद जो मेरे पीडीपी पे जो चेंजेस आएंगे, जो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी, उसकी वजह से मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। सो ये एक वेरिएबल हो जाता है, वेरिएबल और एक फैक्टर बन जाता है चेंज का, जिसकी वजह से आगे के मंथ्स में मुझे चेंजेस या उसके इफेक्ट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। दूसरा रीजन वो ये है, दूसरा फैक्टर है वो है पीपीसी ऑर्डर रेशो। नॉर्मली जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे मोस्टली, क्योंकि हमारी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी कोई नहीं है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी नहीं है तो हम ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100 मतलब कुछ कोई सर्टेन परसेंटेज जो है वो हमें ऑर्गेनिकली ऑर्डर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन, अगर मैं वर्स्ट सिनेरियो में रखूँ तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे 100% फर्स्ट मंथ में जो 100% ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी के थ्रू जो है वो जनरेट हो रहे होंगे, ठीक है, पीपीसी के थ्रू जनरेट हो रहे होंगे। लेकिन इन द लॉन्ग रन जैसे जैसे मेरी प्रोडक्ट जो है वो रैंक होती रहेगी, डिस्कवरेबल होती जाएगी रेलेवेंट कीवर्ड्स के ऊपर, सो वहां से मुझे ऑर्गेनिक सेल्स भी ड्राइव होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब ये पीपीसी ऑर्डर रेशियो और पीपीसी एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो जो है वो अफेक्ट करता है ऑब्वियसली मेरे टैकोस के ऊपर, क्योंकि मेरा जो एकॉस है वो तो डिपेंडेंट है पीपीसी ऑर्डर का, लेकिन जो मेरा टैकोस है वो टोटल ऑर्डर्स का डिपेंडेंट है। और अगर मेरा टैकोस जो है, और जैसे 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 मेरे ऑर्डर इंक्रीज करते रहेंगे मेरा टैकोस ऑब्वियसली नीचे आता रहेगा। सो
अगर टैकोस नीचे आ रहा है तो दैट मीन्स कि मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो जैसे-जैसे मेरी रैंकिंग इंप्रूव होती रहेगी और मेरे ऑर्गेनिक ऑर्डर्स और मेरा पीपीसी एंड ऑर्गेनिक रेशियो जो है वो इंप्रूव होता रहेगा, दैट आल्सो बिकम्स अ वेरिएबल कि जिसकी वजह से मेरी सेल फोरकास्ट जो है वो चेंज फैक्टर जो हमारे यानी एक कंसिडरेबल फैक्टर है वो है डिमांड का। डिमांड का कैसे है कि अगर लेट्स से हम किसी भी कीवर्ड को चेकआउट करते हैं, तो हमें पता है कि हर प्रोडक्ट के सर्च वॉल्यूम जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और यहाँ पर उनकी डिमांड जो है ओके, ये हमारे पास प्लास्टिक नाइफ का लेट्स से कीवर्ड है जिस प्रोडक्ट का डाटा हमने लिया हुआ है, तो हमें नज़र आ रहा है कि फ्रॉम मंथ टू मंथ जो है वो अ, सेल्स वेरिएशन जो है आई मीन सेल्स वॉल्यूम फ्लक्चुएट हो रहे हैं और डिमांड कभी डिक्रीज हो रही है, कभी इंक्रीज हो रही है, सही है। तो इस सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे हमें पता है कि सर्च वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है डिमांड को। अब डिमांड को रिप्रेजेंट करता है तो ओवरऑल अगर मार्केट की डिमांड चेंज होगी, उसके बाइंग ज्यादा या कम होती है तो उसका इफेक्ट जो है मेरी सेल्स के ऊपर भी आएगा। सो दैट मीन्स कि मुझे इस फैक्टर को भी कंसिडर करना होगा कि सर्च ट्रेंड्स क्या हैं, हिस्टोरिकल सर्च ट्रेंड्स क्या रहे हैं। मतलब मेरे पास ऑब्वियसली फ्यूचर प्रेडिक्ट तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास हिस्टोरिकल डाटा मौजूद है जिसकी बेसिस पे मैं एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और इस ट्रेंड की वजह से मुझे ये अंदाजा है कि जैसे जैसे सर्च वॉल्यूम फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, डिमांड फ्लक्चुएशंस आती रहेंगी, जैसे उसी तरीके से मूविंग ऑन मेरे मंथ टू मंथ जो है वो बिजनेस पे और बिजनेस के ऑर्डर्स पे सेल्स के ऊपर जो है वो उसका इफेक्ट आ रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली अफेक्ट हो रही होगी। सो ये 3 वेरिएबल जो हैं, ये हमने एक फोरकास्ट के बेसिस पे ड्राइव किए हैं और ये मेजर फैक्टर हैं जो कि हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करेंगे। तो इन तीनों के ऊपर हम एक सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल लॉजिक जो है वो इम्प्लीमेंट करके इन तीनों रेशियोज़ को और इनके आगे के जो फ्लक्चुएशंस हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारी जो फोरकास्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। मतलब एट लीस्ट ये कि हम 70 टू 80% एक्यूरेसी पे पहुँच जाएँ, ताकि हम उस इन फोरकास्ट की रिजल्ट की बेसिस पे अपने आगे के फ्यूचर के प्लान्स जो हैं वो उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप कर सकें। सो अब यहाँ पर जो पीपीसी बजट हमने कैलकुलेट किया था और 199 का बजट हम स्पेंड कर रहे हैं, अब ये डेली बजट है, तो उसकी बेसिस पे ये बजट जो है वो पिक कर लिया हमने और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बजट जो है वो मंथली मंथली बजट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इस मंथली बजट के अगेंस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूँ कि मुझे बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस या बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल लॉन्चेस जहाँ पर कुछ फैक्टर्स नजर आए हैं कि फर्स्ट मंथ में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 100% ऑल्दो कि यहाँ पे 90-95% भी हो सकता है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वर्स्ट केस सिनेरियो पे कि मुझे 100% जो ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी से ही आ रहे होंगे। अच्छा, पीपीसी से मैंने जैसे ही 100% किया है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास कुछ नंबर्स आ गए हैं बेस्ड। अच्छा, उसमें सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले इसने कैलकुलेट किया है नंबर ऑफ यूनिट्स को कि मेरी सेल क्या होगी। अब सेल हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर कि सेल क्या होगी, उसमें आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है। इस फॉर्मूला को हम ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि जितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हम बजट शीट से हम टारगेट कर रहे हैं, हम यहाँ से 13 ऑर्डर्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे हैं, राइट। और 13 ऑर्डर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इंटू 30, तो मेरे 390 ऑर्डर्स बनते हैं। अब 390 ऑर्डर्स जो हैं ये तो सिर्फ वो हैं जो कि मुझे रैंकिंग से जनरेट होने हैं, रैंकिंग कैंपेन से जनरेट होने हैं, या मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रैंकिंग कैंपेन से 390 ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट होंगे, ठीक है। लेकिन मेरा सारा का सारा बजट जो है वो रैंकिंग कैंपेन्स में तो स्पेंड नहीं हो रहा ऑब्वियसली। मेरा तो कुछ बजट जो है वो रिसर्च कैंपेन के ऊपर भी स्पेंड मैंने करना है। मैंने
स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले कैंपेन्स बनानी है, मैंने स्पॉन्सर्ड ब्रांड कैंपेन्स बनानी है, ठीक है, मैंने डिस्कवरी कैंपेन्स बनानी है। तो उसकी बेसिस पे भी मैं कुछ कन्वर्जन तो जनरेट करूंगा, जो कि मैं वहाँ पे 30% जो है वो स्पेंड कर रहा हूँ उसके ऊपर। सो उसको हमने 30% ऑर्डर्स को ड्राइव करने के लिए, अगर इस फॉर्मूला को हम कॉपी कर लें एक वर्कशीट के ऊपर, इसको हम यहाँ से चेकआउट कर लेते हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को सही? जी आ रही है। आई मीन विजिबल है, छोटा तो नहीं बहुत? ओके ठीक है। सो लैपटॉप पे तो विजिबल है, मोबाइल पे छोटा होगा। ओके ठीक है, फेयर। सो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स है, वो हम ऑब्वियसली जो B21 का अमाउंट है, ठीक है, हमारा पीपीसी बजट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ, ये पीपीसी बजट एलोकेशन जो कि नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा आ गया यहाँ पे सीपीसी। जो ये एवरेज सीपीसी हम शो कर रहे हैं, ठीक है, इसकी बेसिस पे हमने एक अमाउंट कैलकुलेट किया कि अगर हम इतना स्पेंड करते हैं, ये मेरा एवरेज सीपीसी बन रहा है, ठीक है, एंड मेरा 30 डे का स्पेंड ये हुआ। सो इस स्पेंड के अगेंस्ट मुझे जो नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो जनरेट होंगे वो 4100 होंगे, ठीक है, पहला ब्रेकडाउन। दूसरा ब्रेकडाउन इज कि जो स्पेंड है, ठीक है, उसमें जो पीपीसी का रेशियो है वो 100% है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर मुझे मतलब यहाँ पर ऑर्गेनिक जो है वो कोई भी ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है। सो जो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये ड्राइव कर रहा है कि मेरे ऑर्गेनिक या सर्टेन परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स अगर हैं, ठीक है, तो वो इसमें से माइनस हो जाएंगे, यानी हम ऑर्गेनिक को जो है वो सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नजर ये आ रहा है कि 100% जो ऑर्डर्स हैं वो पीपीसी ऑर्डर्स हैं, तो जो B7 की वैल्यू है उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल बजट से, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ऑर्गेनिक यानी 100% ऑर्डर माइनस पीपीसी ऑर्डर जो B7 की वैल्यू है, ठीक है। सो उसकी बेसिस पे मेरे पास नंबर ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्डर जो हैं वो ड्राइव हो जाएंगे, और वो अमाउंट यानी वो बजट जो कि ऑर्गेनिक ऑर्डर्स के ऊपर स्पेंड हो रहा है, उसकी बेसिस पे मेरे पास ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब ये अमाउंट जो है, जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का वॉल्यूम जो है वो हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पर? ओके, मैं इसको कॉपी करके जो है आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं दो हिस्सों में, ठीक है। पहला जो पार्ट है ये वाला। इसका फॉन्ट भी थोड़ा बड़ा कर दें, सबको आगे हो जाएगा। ओके श्योर। ठीक है, नजर आ रही है? ऑलराइट। सो हमारे पास B21 में, ठीक है, यहाँ पर जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वो ये है कि जो स्पेंड कर रहे हैं हम पीपीसी के ऊपर, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी, ठीक है, जो एवरेज सीपीसी मेरी बजट एलोकेशन वाली शीट में जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जो एवरेज सीपीसी हमने यहाँ से ड्राइव किया है। तो इसकी बेसिस पे मेरे पास जो अमाउंट, जो बजट का अमाउंट कैलकुलेट होगा वो होगा 199.4 इंटू 30। ये बजट का अमाउंट है, ये हमें फोरकास्ट फर्स्ट मंथ की फोरकास्ट में नजर आ रहा है, ठीक है। मैंने सीपीसी यहाँ पे पिक कर लिया बजट एलोकेशन शीट से, ठीक है, 1.43, जिसका रिजल्टिंग वैल्यू जो है मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं B5 से। B5 पे हमारा मौजूद है कन्वर्जन रेट, ठीक है। सो दैट मीन्स
कि नंबर ऑफ क्लिक्स पे जो कन्वर्जन रेट मैंने एस्टिमेट किया है बेस्ड ऑन आवर स्कोर कार्ड, इस कन्वर्जन रेट की बेसिस पे, अगर मैं लेट्स मैं कन्वर्जन रेट यहाँ पे पिक कर लेता हूँ, ठीक है, ये आगे मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, ये टोटल नंबर ऑफ, तो ये वाला पोर्शन हो गया कि मेरे पीपीसी टोटल नंबर ऑफ, तो ये वाला पोर्शन हो गया कि मेरे पीपीसी ऑर्डर्स जो हैं वो कितने हैं, या मेरे बजट स्पेंड करने की वजह से कितने ऑर्डर्स जो हैं वो जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लेट्स से कि अगर ये अमाउंट जो है वो मेरा जो अभी तो यहाँ पर फर्स्ट मंथ में मैंने 100% ऑर्डर रेशियो लिया है कि पीपीसी ऑर्डर जो है वो 100% है, ठीक है। एनी हाउ हम मास्टर फाइल को यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूला को समझने के लिए। सो जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि अगर हम इस ऑर्डर परसेंटेज को चेंज करते हैं, ठीक है, तो हमारे ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और इसी फॉर्मूला को हम कि मेरे पास B21 पीपीसी स्पेंड है डिवाइडेड बाय सीपीसी, विच इज द सेम ये। अच्छा, ये तो वही फॉर्मूला, ओके। प्लस कर रहे हैं हम यहाँ पर, जो ये वाला पोर्शन जो है ये तो अब ऊपर वाला ही है कि जो हमने पीपीसी ऑर्डर किया है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया उसको कन्वर्जन रेट से। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सही से, इसका सॉरी, क्या है? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सही से, सेल्स फॉर कॉस्ट स्क्रीन वर्कशीट पे। स्टक हो गया है, फ्रीज हो गया स्क्रीन। ओके, सॉरी सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है कि हम यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसमें पहला जो पोर्शन है पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी एंड कन्वर्जन रेट, जो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। दूसरा जो पोर्शन है जहां पर हम ऑर्गेनिक ऑर्डर कंप्यूट कर रहे हैं, विच इज पीपीसी स्पेंड, जो B21 आपको वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे, B21 पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय अगेन सीपीसी डिवाइडेड बाय B7। अच्छा, B7 क्या है? B7 इज द पीपीसी ऑर्डर रेशियो, जो यहाँ पे वैल्यू कंप्यूट की थी, ये हमने एक परसेंटेज जो है वो इनपुट किया हुआ है। सो पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय सीपीसी, नंबर ऑफ क्लिक्स आएंगे हमारे पास, नंबर ऑफ क्लिक्स डिवाइडेड बाय पीपीसी ऑर्डर रेशियो, पीपीसी ऑर्डर रेशियो मल्टीप्लाई बाय, अच्छा यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय इस वजह से कर रहे हैं कि हमने जो रिमाइंडर परसेंटेज है पीपीसी ऑर्डर रेशियो का, उसमें से माइनस करना है, यानी जो 100% ऑफ ऑर्डर टोटल ऑर्डर्स माइनस पीपीसी ऑर्डर रेशियो, तो 1 माइनस B7, यानी 1 इज द 1 रिप्रेजेंट कर रहा है यानी 100% को, ठीक है। इसमें से मैं पीपीसी ऑर्डर्स जो है वो उसका परसेंटेज जो है वो माइनस कर रहा हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ क्लिक्स आए हैं वो आए हैं, यानी 100% क्लिक्स आए हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो पीपीसी ऑर्डर रेशियो है, तो अगर लेट से यहाँ पे 30% होता, तो टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स में से जो पीपीसी के क्लिक, जो ऑर्गेनिक के क्लिक्स हैं, लेट से 30% है, ठीक है, तो 30% क्लिक्स जो है वो ऑर्गेनिक की वजह से आए हैं, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। ओके, ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो एक सर्च ट्रेंड वाला हमने फैक्टर डाला था, ठीक है,
जो B8 में हमने वैल्यू ली है, वो किस वजह से ली है कि अगर सर्च ट्रेंड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर असम्पशन ये है कि जो पीपीसी में मैं स्पेंड कर रहा हूँ, उसकी बेसिस पे तो वही नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है? लेकिन अगर मेरा सर्च ट्रेंड इंक्रीज़ होता है, मतलब पीपीसी ऑर्डर इसमें से सेम जनरेट होंगे क्योंकि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि सीपीसी जो है वो मेरा गोइंग फॉरवर्ड भी जो है वो सेम रहेगा। ऑल्दो कि इसमें भी ये भी एक वेरिएबल है और इसको भी हम फोरकास्ट में कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर हम सीपीसी को, क्योंकि सीपीसी कीवर्ड टू कीवर्ड वेरी करता है और अगर हम सीपीसीज़ को एस्टिमेट का या फोरकास्ट का पार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो हमारी फोरकास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और आई मीन टेक्निकल हो जाएगी, जो कि मेबी शायद हर एक के लिए उसको मैनेज करना जो है वो प्रॉब्लम हो जाए। सो वी विल अज़्यूम यहाँ पर कि हमारा जो सीपीसी है वो सेम रहेगा। जो हम पीपीसी स्पेंड कर रहे हैं उसकी वजह से नंबर ऑफ क्लिक जो है वो सेम जनरेट होंगे। नंबर ऑफ क्लिक सेम जनरेट होंगे, बट क्योंकि हमारा कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो जाएगा, तो उसकी वजह से एक सर्टेन कन्वर्जन रेट की वजह से हमारा ऑर्डर जो है वो और नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है? सो उसके ऊपर हम सर्च ट्रेंड का, यानी जो हमारी डिमांड का इंक्रीज़ है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हम पीपीसी ऑर्डर के ऊपर लेकर नहीं आएँगे। तो यहाँ पर जो B8 मल्टीप्लाई हो रहा है, जो B8 की वैल्यू है, ये सिर्फ़ हमारे ऑर्गेनिक ऑर्डर के प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है? आपको यहाँ पर अ, इस यानी फर्स्ट पोर्शन में जहाँ पे पीपीसी ऑर्डर कैलकुलेट हो रहे हैं, वो नज़र नहीं आएगा। जो ऑर्गेनिक ऑर्डर कैलकुलेट हो रहे हैं, क्लिक्स डिवाइडेड बाय पीपीसी ऑर्डर रेशियो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास 100% ऑर्डर आ गए और हमारे पास 100% ऑर्डर आ गए, तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया ऑर्गेनिक की परसेंटेज ऑफ ऑर्डर से। 1 माइनस पीपीसी ऑर्डर परसेंटेज, अगर पीपीसी ऑर्डर ऑर्डर परसेंटेज लेट्स से ये 70% है, और इसको मैं और मेरा मैं 100 को जो है वो 100% मतलब कंसिडर किया है, तो 1 माइनस 70% इज़ कि मेरे पास ऑर्गेनिक का परसेंटेज आ गया, ठीक है? और क्लिक्स जो हैं वो बेस्ड ऑन पीपीसी स्पेंड, मैंने यहाँ से नंबर ऑफ क्लिक्स ड्राइव किए, ठीक है? ये मेरे पास क्लिक्स आ गए डिवाइडेड बाय अब पीपीसी ऑर्डर परसेंटेज जो था मेरा, लेट्स से यहाँ पे मैं 70 अज़्यूम कर रहा हूँ, तो 70 फर्स्ट मंथ में हमने 100 रखा है, लेकिन 70 अज़्यूम कर रहा हूँ, तो ये इसको कन्वर्ट कर देगा 100%। अगर मैं इस वैल्यू को ड्राइव करूँगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 100% क्लिक्स की तरफ मुझे लेके चला जाएगा कि अगर
30% हैं, तो 100% क्लिक्स कितने हैं? 100% क्लिक्स मैंने निकाल लिए, उसका 30% जो है वो कितना होगा? विच इज द ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो। अब इस ऑर्गेनिक ऑर्डर की बेसिस पे मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कन्वर्जन रेट से, ठीक है, जो कन्वर्जन रेट हम अज्यूम कर रहे हैं कि सेम ही रहेगा, ठीक है, और उस कन्वर्जन रेट की को हमने साथ साथ जो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ से आया हमारे पास, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया सर्च ट्रेंड, या 10% तक इंक्रीज कर जाती है, तो विद द सेम रेशियो कि मुझे ऑर्गेनिक मेरा पीपीसी और वर्सेस ऑर्गेनिक रेशियो जो है वो 30% है, ठीक है, मुझे और 30% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन डिमांड जो है वो 10% इंक्रीज कर गई है। तो फर्स्ट मंथ जहां पर मुझे 300 ऑर्डर आ रहे थे, अब मुझे एक्सपेक्टेडली 330 ऑर्डर्स जो है वो आने चाहिए, ठीक है, सिर्फ सर्च ट्रेंड इंक्रीज करने की वजह से। तो वो सर्च ट्रेंड वाला एलिमेंट भी जो है वो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ये चीज? आई मीन किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं, क्लियर है सर। ऑलराइट। इसमें जो सेल्स ट्रेंड है ना, सर्च ट्रेंड, सपोजली इस वक्त एक कीवर्ड का सर्च वो चल रहा है अराउंड 2000, तो सपोज उसमें जो ना कल चेंज आता है वो इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है, तो अगर डिक्रीज उस मोमेंट को हम जो है ना 100% ले लेंगे। सपोजली कल वो इंक्रीज होता है तो वो उसमें उतना परसेंटेज इंक्रीज जो आता है वो उसमें हम प्लस कर देंगे। अगर उसमें उससे डिक्रीज आता है तो हम उससे माइनस करेंगे, तो वो प्लस माइनस 100 से होगा, राइट? नहीं, मैं प्लस माइनस 100 से इस वजह से हो रहा है, मतलब मैं इसकी 100% जो है ना वो क्यों मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है, मैं उसकी रीजन बताता हूँ, लॉजिक, कि हम मंथ टू मंथ कंपेयर नहीं कर रहे सर्च ट्रेंड को, ठीक है, सर्च ट्रेंड को हम फर्स्ट मंथ से कंपैरिजन में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी नंबर ड्राइव किए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स के या नंबर ऑफ जो कीवर्ड रैंकिंग सर्च वॉल्यूम जो है, वो हमने ड्राइव किए हैं फर्स्ट मंथ में, जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस है। अब फर्स्ट मंथ के मुकाबले में सेकंड मंथ में सर्च वॉल्यूम जो है वो क्या होंगे, ठीक है, अगर वो यहाँ पे अगर 18% आ रहा है, तो ये फर्स्ट मंथ के मुकाबले में, यानी इन कंपैरिजन फर्स्ट मंथ के कंपैरिजन में 18% जो है वो सर्च वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। अच्छा, अगर थर्ड मंथ में मुझे वो 118% यहाँ पे नजर आ रहा है, इट डजेंट मीन कि ये सेकंड मंथ के मुकाबले में 18% मजीद इंक्रीज कर गया, नहीं, ये फर्स्ट मंथ के ही कंपैरिजन में 18% जो है वो इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स कि सेकंड एंड थर्ड मंथ में जो सर्च ट्रेंड है वो सिमिलर है, यानी दोनों में सिमिलर ऑर्डर नंबर ऑफ ऑर्डर जो है या सिमिलर सर्च वॉल्यूम जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ मंथ भी फर्स्ट से कंपेयर हो रहा है, फिफ्थ मंथ भी, सिक्स मंथ भी। क्यों? अब यहाँ पर हम पिछले मंथ से क्यों कंपेयर नहीं कर रहे और फर्स्ट मंथ से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी सारी कैलकुलेशन जो है वो फर्स्ट मंथ के डाटा के ऊपर हुई है, मतलब हमने सर्च वॉल्यूम फर्स्ट मंथ के लिए हुए हैं और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी फर्स्ट मंथ के लिए हुए हैं, तो हमारी हमें एग्जैक्ट जो है वो सेकंड मंथ के ऑर्डर जो है वो नहीं पता होंगे, तो हम सारी डिपेंडेंसी जो है वो फर्स्ट मंथ के ऊपर रखेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि हमने सर्च ट्रेंड जो है वो ड्राइव कहाँ से किया। ये पीपीसी ऑर्डर जो हमारा कन्वर्जन रेट है, ये बेस्ड ऑन द स्कोर कार्ड हमने ड्राइव किया था, ठीक है, और ये वेरी करता रहेगा कि हमारे स्कोर में इंप्रूवमेंट आती जाए, ठीक है। अगर मैं लेट्स से यहाँ पर 60 कर दूं, तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसको 55 कर दूं, तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो कम से इंक्रीज कर रहा है, सही। तो जो कन्वर्जन रेट है वो डिपेंडेंट है स्कोर का, कि मुझे अगर स्कोर आगे जिस तरीके से इंप्रूव होता नजर आता है, मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो उसी तरीके से इंप्रूव होते नजर आता है। और पीपीसी ऑर्डर रेशियो है जो है वो भी हम परसेंटेज से बता रहे होंगे। अच्छा, सर्च ट्रेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया है या कैसे कर सकते हैं यहाँ ऊपर पर? स्कोर कार्ड पे एक क्वेश्चन है, कर लूं? जी प्लीज। छोटा सा है। ऊपर अगर आप ले जाएं स्कोर कार्ड, आपने 56 या 60 जो भी रखा है, ये 100% के मुकाबले में है ना। लेट्स से 50 अगर हमारा स्कोर कार्ड है, इसका मतलब हम अभी हमारे पास 50% गुंजाइश है उसको बेहतरी तक लेकर जाए, यानी आइडियल तो 100 होगा, क्या ऐसा ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि ठीक एक आई मीन इसमें एक बेसिस ये भी है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरी कन्वर्जन जो है वो कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले में मजीद बेहतर हो जाए। तो यहाँ तो मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को याद हो कि हमने जो इनिशियल परसेंटेज से एक कन्वर्जन रेट ड्राइव किया था, वो तो मार्केट एवरेज कन्वर्जन रेट था, ठीक है। मार्केट एवरेज सही। कन्वर्जन रेट के मुकाबले में हमने अपना पीपीसी स्कोर कैलकुलेट किया और उसकी बेसिस पे हमने ड्राइव किया कि हमें क्या कन्वर्जन अचीव हो सकती है, सही है। अब ठीक है। इस सिचुएशन में मतलब ऐसा भी पॉसिबल है, अगर आपके मतलब यहाँ पर मैं इसको 110% भी कर सकता हूँ, ठीक है, कि मुझे मार्केट से ज्यादा कन्वर्जन रिसीव होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो डाटाबेस या डाटा पॉइंट्स मौजूद है और कन्विंसिंग डाटा पॉइंट्स मौजूद है। लेट्स से कि मैं फोरकास्टिंग जिस एरिया में कर रहा हूँ वो मेरी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है, ठीक है,
और मेरे कन्वर्जन रेट जो है वो बेहतर हैं, तो एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर फोरकास्ट बनाते हुए एक्चुअल कन्वर्जन रेट ले लूँ, जो मुझे नजर आ रहे हैं लास्ट मंथ के या लास्ट 2-3 मंथ्स के ऑन एन एवरेज जो कन्वर्जन रेट नजर आ रहा है मैं वो ले लूँ, ठीक है। या सही। मैं अपनी कन्वर्जन को कंपेयर करूं कंपेटिटर से और उसकी बेसिस पे स्कोर कार्ड ड्राइव करूं, तो मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो कंपटीशन से या मार्केट एवरेज से बेहतर भी हो सकता है। तो इट्स अच्छा, नॉट ये जो मार्केट नेसेसरी। एवरेज, जी जी समझ आ गई। मार्केट एवरेज से जब आप कह रहे हैं तो हमें अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में कंपटीटर 1, 2 और 3 यानी 3 उसके नजर आ रहे होते हैं, तो उन तीनों ट्रेंड की हम एनालिटिक्स। एवरेज ले लेंगे, उन तीनों की एवरेज ली जाएगी या नहीं 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 सेकंड और नहीं। थर्ड की? जो हमने कंपटीशन स्कोर यानी पीपीसी बजट में जो हमने कन्वर्जन रेट जो लिया था, वो लिया था सर्च कन्वर्जन रेट जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर से हमें मिला था। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ जो यहाँ पर यहाँ जो सर्च टर्म के सेक्शन में हमें कन्वर्जन रेट मिला था, सर्च कन्वर्जन रेट, हमने इसको बेंचमार्क बनाया था कि इस सर्च टर्म के ऊपर ये कन्वर्जन आ रही है, तो हम अब इसको बेंचमार्क लेंगे और इसके अगेंस्ट अपनी अजम्पशन लेंगे कि हमें क्या कन्वर्जन जो है वो रिसीव हो सकती है। ये देख रहे हैं? ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, उन तीनों की एवरेज नहीं करनी बल्कि यहीं से हमें डायरेक्टली मार्केट की एवरेज मिल जाती है? नहीं, एक्चुअली वो तीनों की एवरेज हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आप ब्रांड एनालिटिक्स में देखते हो तो वो कन्वर्जन रेट नहीं है, वो कन्वर्जन शेयर है। कन्वर्जन शेयर अच्छा, और कन्वर्जन रेट डिफरेंट है ना। कन्वर्जन शेयर इसके मुझे 100% में से इतना शेयर मिल रहा है, सही सही सही, ठीक है, सही है। तो वो उसको हम बेंचमार्क नहीं बना सकते, ना उसके एवरेज को बेंचमार्क बना सकते। ठीक। अच्छा, सो हम बात कर रहे थे कि सर्च ट्रेंड जो है वो हम किस तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, तो उसका एक मेथड जो है या एक ट्रेंड जो है वो हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी जो भी प्रोडक्ट है उससे रेलेवेंट जो टॉप के 5 या मे बी 10 कीवर्ड जो हैं उसका हिस्टोरिकल सर्च वॉल्यूम फाइंड आउट करें मंथ टू मंथ। सो अगर मेरी लॉन्च लेट से अभी 16 फैब है और मेरी लॉन्च स्टार्ट होनी है 1 मार्च से, ठीक है, और मैंने जितनी भी वर्किंग की है फर्स्ट मंथ में, ठीक है, वो की है 1 मार्च की बेसिस पे, ठीक है। सो मैं ट्रेंड डेवलप करते हुए यहाँ पर जो फर्स्ट मंथ का सर्च वॉल्यूम लूंगा, वो लूंगा कि फर्स्ट मार्च 2022 को सर्च वॉल्यूम्स क्या थे, एग्जैक्टली 12 मंथ पीछे का, ठीक है। मैं ये सर्च वॉल्यूम हर कीवर्ड के अगेंस्ट मैं हीलियम को बेसिस बना सकता हूँ, क्योंकि वहां पर हमें मंथली बेसिस यानी मंथली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे भी हमें सर्च वॉल्यूम नजर आ जाते हैं, और हमने ये भी चेकआउट किया है कि जो प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर में जो सर्चेस नजर आ रही हैं वो कंपैटिबल हैं विद हीलियम के सर्च वॉल्यूम से, तो इसके ऊपर हम किसी हद तक डिपेंडेंसी जो है वो रख सकते हैं। अब प्लास्टिक नाइफ का आपने मतलब यहाँ पर मुझे सर्च वॉल्यूम नजर आ रहा है ऑन 26 फरवरी 2022 को, ठीक है। अब मुझे चाहिए 1 मार्च का, तो मेरे पास जो दूसरा डाटा पॉइंट अवेलेबल है वो है 5 मार्च, ठीक है। तो जो नियरेस्ट होगा मैं उसको अपना डाटा पॉइंट या उसको 1 मार्च का कंसिडर कर लूंगा, जो 1 मार्च से नियरेस्ट मुझे मिल रहा है। तो मैंने प्लास्टिक नाइफ्स का 1 मार्च का यानी मेरे अपने लिए फर्स्ट मंथ का डाटा जो है वो 9926 जो है वो इनपुट कर दिया सर्च ट्रेंड। उसके बाद जो सेकंड मंथ है, अब मैं सेकंड मंथ में 1 अप्रैल या उससे नियरेस्ट का सर्च वॉल्यूम लूंगा, 1 अप्रैल 2022 का। फिर थर्ड मंथ में मई का, फोर्थ में जून का, फिफ्थ में जुलाई का, और देन अगस्त का, ठीक है। अब ये सर्च वॉल्यूम्स जो हैं मैंने यहाँ पे इनपुट किए पिछले साल के, और 5 या 10 कीवर्ड्स जितने आप आई मीन एटलीस्ट 5, ताकि ट्रेंड जो है वो पर्टिकुलरली हमें आइडेंटिफाई हो, ठीक है। 5 कीवर्ड्स का हमने सर्च वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे पेश किए लास्ट ईयर के, और उसकी बेसिस पे हमने ट्रेंड डिफाइन किया कि ये अगर इसको मैं 100% कंसिडर करता हूँ, कि क्योंकि 100% इस वजह से क्योंकि मैं आज इस पॉइंट पे खड़ा हुआ हूँ। सो अगर मैंने यहाँ से 1 महीने आगे जाना है तो मेरे सर्च वॉल्यूम्स जो हैं वो किस पोजीशन पे होंगे। तो लास्ट ईयर में मुझे नजर आता है कि इसी टाइम पीरियड पे जहाँ पर 17,000 का सर्च वॉल्यूम था 5 कीवर्ड्स का इन टोटल, वो नेक्स्ट मंथ यानी 1 महीने बाद जो है वो 20,000 का सर्च वॉल्यूम हो गया था, विच इज इंक्रीज ऑफ 18%, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड मंथ में भी सर्च वॉल्यूम जो है वो 20,000 था, विच इज 18% मोर देन द फर्स्ट मंथ, ठीक है। जो मैंने इनिशियली बात की थी कि हम सारा कंपैरिजन जो है वो फर्स्ट मंथ से कर रहे हैं, कि फर्स्ट मंथ के मुकाबले में हमारे
सर्च वॉल्यूम जो है वो कितने इंक्रीज कर रहे हैं। फोर्थ मंथ में 20%, फिर 27%, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमें एक ट्रेंड नजर आ गया कि सर्च वॉल्यूम जो है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं। ये सर्च वॉल्यूम जो है ये ट्रेंड जो है मुझे हेल्प आउट कर रहे हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक सेल्स की ऑर्गेनिक सेल्स को ड्राइव करने में। हमने पीपीसी ऑर्डर में सर्च ट्रेंड को इंक्लूड नहीं किया है। हमने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स में, क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ऑर्गेनिक डाटा पॉइंट्स आ गई, तो मेरे पास एक यहाँ पर आपको साइट पे चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपनी लैंडिंग कॉस्ट और एफबीए फीसेस से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन इनपुट की हुई है, ठीक है। अगर आप चाहें तो बॉक्स वेट, मतलब आपकी अभी सोर्सिंग नहीं हुई है, आप इस पोजीशन में हो कि आपसे प्रोजेक्ट जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपकी सोर्सिंग नहीं हुई है, आपको एग्जैक्ट फ्रेट रेट नहीं मालूम है, तो आप बॉक्स वेट और नंबर, एक बॉक्स में कितने नंबर ऑफ यूनिट है उस और एक्सपेक्टेड फ्रेट रेट की बेसिस पे भी अपनी शिपिंग कॉस्ट ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक्चुअल शिपिंग कॉस्ट मौजूद है तो वो आप कंप्लीट टोटल लैंडिंग कॉस्ट, जो एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट है, वो आप यहाँ पे इनपुट करके अपने फोकस जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। एफबीए फीसेस हमने ले ली, रेफरल फीसेस हमने ले ली, हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ गया, ठीक है। अब रेवेन्यू जो है, अच्छा यहाँ पर मैंने प्राइस जो थी हमने, क्योंकि 12.99 ली थी पीछे, तो हम इसको भी यही कर देते हैं और इसको लिंकअप कर देते हैं इसके साथ। अच्छा, इसमें ये फर्क हो सकता है कि लेट्स से कि अगर आप लॉन्च के टाइम पे एक लोअर प्राइस पे लॉन्च कर रहे हैं, लेट्स से कि आपकी जो मार्केट प्राइस है या टारगेटेड प्राइस है वो $15 है, लेकिन आप चाह रहे हो कि आप लॉन्च जो है वो $12 पे करें या $13 पे करें, और आप ये प्लान करके या ये इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हैं कि आप सेकंड मंथ में अपनी प्राइस जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो वो उसकी रिफ्लेक्शन भी जो है वो आप फोकस में इनपुट कर सकते हैं कि आप फर्स्ट मंथ कम प्राइस को आई मीन इंक्लूड करें एंड देन उसको फोकस में इंक्रीज कर दें। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास इसकी बेस आई मीन टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बेसिस पे हमारे पास रेवेन्यू कैलकुलेट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो हमारे पास टोटल लैंडिंग कॉस्ट की बेसिस पे हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स की इन कंपैरिजन जो है वो कैलकुलेट हो गई है, एफबीए फीसेस कैलकुलेट हो गई हैं। स्टोरेज फीस जो है वो हमारे पास, अगर हम रेवेन्यू कैलकुलेटर से स्टोरेज फीस निकालना चाहें तो वो हमारे लिए पॉसिबल है, हम स्टोरेज फीस वहीं से इनपुट ले सकते हैं। एंड देन अमेज़न सब्सक्रिप्शन कॉस्ट। अच्छा, इसको जो है वो यहाँ मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी इनपुट किया जा सकता है, ताकि, क्योंकि ऑब्वियसली फीसेस जो है नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट का पार्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ। ऑलराइट। अच्छा, अब ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ठीक है। देन हमारे पास पीपीसी का एक्सपेंस है। अच्छा, पीपीसी एक्सपेंस में भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो बजट हमने कैलकुलेट किया था उसी की बेसिस पे कंटिन्यू करें। अगर आप ये समझते हो कि आप इन द लॉन्गर रन डाउन द लाइन मंथ्स में जाते हुए आप पीपीसी बजट जो है वो रिड्यूस कर देंगे। आपने इनिशियल बजट जो है वो प्लान किया था 6000 का या 5800 जो यहाँ पे वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। लेकिन लॉन्गर रन में आप इस बजट को कम करते हुए फर्स्ट मंथ में 500,000 का सेकंड मंथ में 5000 का कर देंगे, ठीक है। सो इसकी वजह से ऑब्वियसली इम्पैक्ट जो है मेरे ऑर्डर्स पे पड़ेगा। अगर मैं दोबारा इसको अंडू करूँ, तो मैंने पीपीसी बजट कम किया, सो मेरे नंबर ऑफ यूनिट जो हैं वो कम हो जाएँगे, क्योंकि मेरे नंबर ऑफ क्लिक्स और उनकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। अच्छा, अफ़ान कह रहे हैं, सर हाउ वी विल कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ मंथ इफ वी नीड टू चेंज द सेल प्राइस ट्वाइस अ मंथ और थ्राइस अ मंथ इन केस वी डिक्रीज द प्राइस और पुट डिस्काउंट, डू वी नीड टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, अफ़ान, यहाँ पर क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, राइट, तो हमारे पास एक्चुअल प्राइसेस तो होंगी नहीं कि हमने कितनी प्राइस जो है वो इंक्रीज की है या कितनी प्राइस जो है वो डिक्रीज की है। सो यहाँ पर आप आपका अगर एज़ सच कोई प्लान है कि आप प्राइस डिक्रीज़ करेंगे, तो उसकी बेस और फिर उसके बाद जो है वो इंक्रीज़ करेंगे, तो आप उसकी बेसिस पे एक एवरेज आउट प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, जस्ट टू कैलकुलेट द रेवेन्यूज़ करेक्टली। लेकिन अगर आप अनडिसाइडेड हैं कि आप कितनी प्राइस चेंज करेंगे फ्यूचर में, और आप ये प्राइस चेंज जो है वो सिचुएशनल बेस्ड होगा, मतलब सिचुएशन ऐसी बनती है, प्राइस इंक्रीज़ की तो आप कर देंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो वहाँ पर फिर आप एक जो प्राइस लेके चल रहे हैं, आपने जिस प्राइस से स्टार्ट किया, लॉन्च प्राइस है या जो भी प्राइस है, ठीक है? उसी प्राइस को आप कंटिन्यू करें, तो वो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको खुद भी नहीं आइडिया उस फोकस बनाते हुए कि आप प्राइस जो है वो कितनी चेंज करेंगे और कब-कब चेंज करेंगे। अगर प्लान मौजूद है तो उसकी बेसिस पे आप वेटेड एवरेज प्राइस जो है वो ले सकते हैं।
सो अगर मेरा प्लान है कि अगर मैं पीपीसी बजट जो है वो कम रिड्यूस करूँगा, तो मेरा पीपीसी बजट जो है वो मैं लेट्स से मैंने 5000 तक रिड्यूस कर देना सेकंड मंथ में, तो इसका इम्पैक्ट जो है मुझे नज़र आएगा कि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं बिकॉज़ क्योंकि मैंने यहाँ पर जो पीपीसी ऑर्डर वाला है उसके अगेंस्ट जो जितने क्लिक्स जनरेट होंगे, उसकी वजह से मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो हैं वो कम हो जाएँगे, ठीक है? और फिर मैं 4000 कर दूँगा तो मेरे ऑर्डर्स जो हैं वो मज़ीद कम होंगे देन 3000 ठीक है? सो इस तरीके से अगर मेरे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं कि मुझे प्राइस जो है यानी अपना पीपीसी बजट जो है वो लेटर ऑन कम करना है, सो उसकी वजह से मेरा जो भी इफ़ेक्ट जो है मेरे पीपीसी ऑर्डर पे पड़ना है, तो वो उसका इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ पर अकाउंट फॉर हो जाएगा। अ, लास्ट यहाँ पे हमें एक मतलब यहाँ पर एक जो सेक्शन नज़र आ रहा है जो कि कंसिडरेबल है, वो है एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का। नॉर्मली हम जब अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो वहाँ पर हम रिटर्न की वैल्यू जो है वो इनपुट नहीं करते या उसको कंसिडर नहीं करते और ऑब्वियसली वो भी हमारा एक सर्टेन चंक ऑफ अमाउंट हमारे प्रॉफिट में से लेके जा रहा होता है। सो उसको भी हमने अपनी फोरकास्ट में इंक्लूड कर दिया है और अकाउंट फॉर कर लिया है और जो भी निश का एक रिटर्न रेट है, उसको हम यूटिलाइज़ कर लेंगे आई मीन यहाँ पर इनपुट कर देंगे रिटर्न रेट के कॉलम में। उसकी बेसिस पे जो रिटर्न की वैल्यू बनती है, वो कैलकुलेट हो जाएगी बेस्ड ऑन सेल्स वेलोसिटी। अच्छा रिटर्न की वैल्यू कैसे कैलकुलेट हो रही है? अगर हम यहाँ पे बजट आई मीन इसका फ़ॉर्मूला देखें या बल्कि मैं इसको सिंपली फॉर्म में इस तरह समझा देता हूँ, कि हमारी जो रिटर्न वैल्यू है, एक रिटर्न की वैल्यू उसमें सबसे पहले हमारी एफबीए फी पर यूनिट देन हमारी लैंडिंग कॉस्ट पर यूनिट, रेफरल का 20% यानी जो रेफरल फी हमें अमेज़न चार्ज करता है, उसमें से 80% जो है वो हमें रिटर्न कर देता है, 20% नहीं करता है, तो वो भी हमारी रिटर्न की जो है वो कॉस्ट बन जाती है, ठीक है? तो ये हमारी एक रिटर्न की वैल्यू जो है दैट विल बी ये हमने रेफरल फी का 20% ले लिया है यहाँ पर। 5.7 जो है वो रिटर्न की वैल्यू बन रही है, ठीक है? और इसमें अगर मैं टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर से अपने रिटर्न यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एक रिटर्न की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पर लेट्स से कि हम अपनी सेल्स वेलोसिटी से अप्लाई करते हैं इसको हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर जो थे 619 हमें नज़र आ रहा है, 2% का रिटर्न रेट है। तो 12 यूनिट जो हैं वो रिटर्न जो है वो एक्सपेक्टेडली नज़र आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर तो ये रिटर्न का जो कॉस्ट है वो मुझे नज़र आ रही है कि $72 लेकिन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 332 ओह 232 इसकी रीज़न ये है या इसमें एक जो एलिमेंट जो इंक्लूडेड है मज़ीद वो ये है कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो रिटर्न हुए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर तो मैंने सारी की सारी सेल्स ले ली है, राइट? यानी ये तो मेरी 100% सेल है और इसमें वो रेवेन्यू या वो यूनिट्स भी इंक्लूडेड हैं जो कि रिटर्न हो गए यानी यहाँ पर 2% है तो यहाँ से 2% जो है वो मुझे लेस करना चाहिए अपने रेवेन्यू में से, ठीक है? तो वो 2% जो है वो मैं इस रेवेन्यू में से लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न की जो कॉस्ट है उसमें उस 2% रेवेन्यू का इम्पैक्ट जो है मैंने यहाँ पर ले लिया है और जिसकी बेसिस पे अगर हम 2% ऑफ रेवेन्यू की वैल्यू लेते हैं दैट इज़ 160 एंड 70 जो है ये 72 जो है दैट इज़ 232 जो हमारी रिटर्न की वैल्यू बन रही है। तो ये हमने दोनों को यानी अपने एक पर यूनिट जो रिटर्न की जो कॉस्ट पड़ रही है, वो और साथ-साथ जो रेवेन्यू मेरा लेस हो रहा है, जो कि अमेज़न मुझसे वापस ले लेगा, मैंने उसको भी यहाँ पे लेस कर दिया। अच्छा, इसकी बेसिस पे अगर हमारे पास कोई टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि हमारे टैक्स रेट जो है वो क्या अप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इनपुट कर देंगे। वैट है वो आप इनपुट कर सकते हो। वैट अगर आपका सेल्स प्राइस पे अफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो आप से हम उसकी बेसिस पे अपनी जो रेवेन्यू की वैल्यू है, उसको चेंज कर सकते हैं या और इनकम सर एक टैक्स क्वेश्चन था। जी, जी, नवीद। अच्छा सर, एक तो ये जो रिटर्न रेट 2% आपने लिया है, ये ओवरऑल निश का लिया है और ये कहाँ से एक्सपेक्ट किया है? एक चीज तो ये। हुँ, दूसरा हुँ। मैं पूछना था कि रिटर्न्स के अंदर असल में दो तरह की रिटर्न्स आती है ना, एक तो सेलेबल भी होती है ना,
जी उसको एवेल्युएट ऐसे करने का कोई है ऐसे इस तरह ऐसे से? जी। अच्छा, एक तो ये कि रिटर्न रेट जो है वो कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, रिटर्न रेट जो है ना वो हमारे पास सेलर सेंट्रल में या किसी आई डोंट नो, आई मीन मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई टूल जो है वो किसी निश का जो है वो रिटर्न रेट जो है वो बता रहा हो, ठीक है। सो इसको थोड़ा-सा मैंने ड्राइव कहाँ से किया कि हम कहाँ से एक निश का रिटर्न रेट जो है वो ड्राइव कर सकते हैं, दैट इज़ फ्रॉम द रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स ऑफ इन दैट पर्टिकुलर निश। ये थोड़ा-सा मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएँ तो मैं आपको एक केस स्टडी इसके ऊपर एक फॉर द रेफरेंस पॉइंट दिखा देता हूँ। अच्छा, इस निश में क्योंकि मैं इस निश में हूँ तो मुझे इस निश का आइडिया है, और इसके अलावा और मतलब मैंने 2-3 निश को चेक आउट किया है, और एक पैटर्न जो मुझे नज़र आया कि जहाँ से रिटर्न की वैल्यू जो है वो आइडेंटिफ़ाई की जा सकती है, वो है हमारी रेटिंग्स का कॉलम। रेटिंग्स में अगर आप फर्स्ट 1 स्टार और 2 स्टार को सम अप करें, तो दैट इज़ द नियरेस्ट वैल्यू जो कि किसी भी निश में रिटर्न की वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करती है। यहाँ पर इसके 1 और 2 स्टार रिव्यूज़ की तादाद जो है वो 9 है, 9% है। इसको चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 9%। इसको एक और को चेक कर लेते हैं, दिस इज़ 10%। फिर एक और जो यहाँ पर है हमारे पास 7%, इसकी रेटिंग बेहतर है, कदर है 8%। सो इस निश में ओवरऑल 8 टू 9% का रिटर्न रेट है, और वही उसी की रिफ्लेक्शन जो है वो रेटिंग्स में भी नज़र आ रही है कि जो नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं वो रिटर्न्स की बेसिस पे ही आ रहे हैं। तो मैंने हम इसी को एक पॉइंट बना सकते हैं कि अपना रिटर्न रेट एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट जो है वो यहाँ से हम ड्राइव कर सकते हैं कि नेगेटिव रिव्यूज़ की तादाद जो है वो कितनी है इस निश में, और उसमें हम उस पर्टिकुलर निश के मेन कीवर्ड पे जाएँगे और उसके अलग-अलग जो कंपैटिटर्स जिनके अच्छे न डिसेंट नंबर ऑफ रिव्यूज़ हैं और रेटिंग मार्केट एवरेज हैं। कोई किसी किसी ऐसे कंपैटिटर को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, उसकी चेकआउट नहीं करेंगे जिसकी रेटिंग जो है वो बिलो मार्केट एवरेज है, ठीक है? उनको चेक करेंगे जो मार्केट एवरेज रेटिंग के साथ सेल कर रहे हैं, और उनके 1 और 2 स्टार का परसेंटेज जो है वो हम चेकआउट करके एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये रिटर्न रेट जो है वो हमें रिसीव हो सकता है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल ये था कि हमारे तो जो रिटर्न्स आते हैं वो सेलेबल कंडीशंस में भी होते हैं। सो ऑब्वियसली वो इन्फॉर्मेशन मतलब मैं यहाँ पे, क्योंकि हम फोकस में एक रूल होता है कि आप वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाते हैं। सो मैं यहाँ पे आई मीन इस असम्पशन के साथ जा रहा हूँ कि हमारे जितने भी रिटर्न्स आएँगे वो सेलेबल कंडीशन में नहीं होंगे, और हम उसको टोटली एक्सक्लूड कर देंगे अपनी इन्वेंटरी में से, और अपना एक लॉस जो है या एक्सपेंस जो है वो बुक कर लेंगे। ऑल्दो कि रियलिस्टिकली ये कंडीशन नहीं होगी, उसमें से किसी हद तक सर्टेन परसेंटेज जो है वो सेलेबल कंडीशन में आ रहा होगा। लेकिन अगर वो परसेंटेज आपके पास मौजूद है कि हाँ, एक सर्टेन परसेंटेज है, आप एक ऐसी प्रोडक्ट डील कर रहे हैं जो कि लॉन्च्ड है, और उसमें जो रिटर्न आ रहे हैं आपने उसको प्रॉपर्ली इवैल्यूएट किया हुआ है कि उसमें से कितने परसेंट जो है वो सेलेबल होते हैं, कितने परसेंट जो है वो डैमेज होते हैं बाय कस्टमर। सो अगर आपके पास वो परसेंटेजेस हैं, और तो उसको आप क्राइटेरिया बना सकते हैं कि आप यहाँ पर उसको सिंपली लेट्स से जो भी परसेंटेज है, आप इस पूरे फॉर्मूले को उस परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका जो एक्सपेंस है वो ऑब्वियसली कम हो जाएगा, ठीक है। तो वो अगर आपके पास है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज जो हमारा रूल है कि हम वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ जाएं, तो हम उसी की बेसिस पे अपनी फोकस जो है वो बना सकें। अच्छा, अब अब मेरे पास जो है कुछ आई मीन पूरे 6 महीने में मैंने स्कोर कार्ड जो है मैंने जिस तरीके से मुझे इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा था, मैंने उसकी वैल्यू इनपुट कर दी, उसकी वजह से मेरा कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है? ये कन्वर्जन रेट इम्प्रूव हो रहा है। पीपीसी ऑर्डर रेशियो मुझे नज़र आ रहा है कि मैं सेकंड मंथ में 85% ऑर्डर्स जो हैं मेरे ऑर्गेनिकली 15% ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्गेनिकली आ रहे होंगे। थर्ड मंथ में 25, देन 70, एंड देन लेटर ऑन डाउन द लाइन 60। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है जो आई मीन मैंने एक्सपीरियंस की है बहुत सारी लॉन्चेस में, वो ये है कि 40% तक ऑर्गेनिक ऑर्डर्स अचीव करना, अ, ये तो बहुत आई मीन दिस इज़ वेरी मच डूएबल, और बहुत सारी लॉन्चेस जो हैं वो 40% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स को अचीव कर लेती हैं। लेकिन उसके बाद अ, जो ऑर्गेनिक ऑर्डर्स का रेशियो इंक्रीज़ करना वो एक चैलेंज होता है, और उसमें आई मीन उसमें अच्छी खासी प्लानिंग और मेहनत की ज़रूरत होती है।
कंसिडरिंग कि आप वही अमाउंट स्पेंड कर रहे हो जितना आप पहले कर रहे थे। यानी लेट्स से कि एक तो सिचुएशन ये है ना कि मैं पीपीसी स्पेंड ही बंद कर दूँ, तो मेरे तो जितने भी ऑर्डर फिर आने हैं वो ऑर्गेनिकली ही आने हैं ऑब्वियसली। तो वहाँ तो ऑब्वियसली मेरा ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशियो जो है वो इम्प्रूव ही होगा, 100% ऑर्गेनिक आ रहे हैं, 90% ऑर्गेनिक आ रहे हैं। नहीं, मैं उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि आप सेम अमाउंट के साथ, सेम स्ट्रैटेजी के साथ पीपीसी पे लगातार स्पेंड कर रहे हैं। उस सूरत में आप मतलब नॉर्मली ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 60% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो हैं 40% ऑर्गेनिक ऑर्डर्स जो हैं वो आप अचीव कर लोगे, 60% फिर भी पीपीसी रहेंगे। यहाँ से मज़ीद इम्प्रूवमेंट जो है वो उसके लिए आपको प्रॉपर कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो प्लानिंग करनी होगी और अपनी पोज़ीशनिंग, स्पॉन्सर्ड रैंक की पोज़ीशनिंग, वो सारी चीज़ें जो चेकआउट करनी होंगी। अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा क्रिटिकल एरिया है कि इसको पार करना वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग होता है और नॉर्मली हर एक को फेस करना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हमें रिज़ल्ट्स नज़र आ रहे हैं फॉर द 6 मंथ डाउन द लाइन। अच्छा, अब इस बिज़नेस प्लान से मुझे क्या-क्या एलिमेंट आई मीन फोकस से क्या-क्या एलिमेंट जो है वो मिल रहे हैं और ये इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरे लिए किस तरीके से हेल्पफुल है? मैं इसको कहाँ पर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ? सबसे पहली चीज़ तो वो ये है कि मुझे फर्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है? अ, सेकंड मंथ डाउन द लाइन यानी 4th मंथ पे जाके मुझे नज़र आता है कि मैं ब्रेक इवन से जस्ट अबव जो है वो कुछ प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट करना स्टार्ट कर दूँगा। सो अगर मैं इसकी बेसिस पे एक बिज़नेस प्लान रेडी करता हूँ, तो मेरे लिए ये फ़ोकस जो है वो हेल्प कर रही होगी अपनी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन सेट करने को कि हमारा 3 मंथ्स में डाउन द लाइन जो है वो कोई प्रॉफ़िट जो है वो जनरेट नहीं होगा और यही आपकी उससे कमिटमेंट होगी। 4th मंथ के बाद जो है वो आप प्रॉफ़िट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है? एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये पीपीसी स्पेंड लेके चल रहे हैं, तो इसकी कैश फ्लो प्लानिंग आप क्लाइंट को बता सकते हैं और उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये फंड जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि अ, जितनी भी स्पेंडिंग है वो कैपिटल इंजेक्ट करना पड़ेगा यानी एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू क्लाइंट को अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी टू डू द पीपीसी स्पेंड क्योंकि बिज़नेस जो है वो तो कोई कैश फ्लो या कोई सरप्लस जो है वो जनरेट नहीं कर कर रहा जिसको आप लेटर ऑन पीपीसी में स्पेंड कर दोगे तो ये कैपिटल इंजेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट होगी और वो यूटिलाइज़ करना होगा। सो वो प्रॉपर्ली प्लान होना और कम्युनिकेट होना भी ज़रूरी है कि ये कैश फ्लोज़ और ये पीपीसी यानी इतना अमाउंट जो है पीपीसी का बजट जो है वो अवेलेबल होना चाहिए ताकि आपको लेटर ऑन कोई इस तरीके से इश्यूज़ ना आए। थर्ड एरिया जो कि डायरेक्टली हमारी पीपीसी प्लानिंग से रिलेट करता है, वो है एकोस और टैकोस का। अब लेट्स से कि ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि मेरा फर्स्ट मंथ में 81% सेकंड मंथ में 76, थर्ड मंथ में 63 और मुझे ब्रेक इवन एकोस जो है वो 6 मंथ में नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मेरा ब्रेक इवन एकोस जो है वो 43% है। 43% इज़ आवर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। सो दैट इज़ द ब्रेक इवन एकोस। लेकिन मुझे 6 मंथ में डाउन द लाइन जो मैक्सिमम यानी मिनिमम एकोस नज़र आ रहा है दैट इज़ 48% जो कि 5% ज़्यादा है ब्रेक इवन एकोस से। सो यहाँ पर मुझे फाइंड आउट करना होगा कि क्या रीज़न्स हैं कि जो मेरी एकोस को इंक्रीज़ कर रहे हैं। ऑब्वियसली तो एक मेजर रीज़न जो हमें इस निश की वजह से पता है क्योंकि हमने कैलकुलेट किया है दैट इज़ द कन्वर्जन रेट। कि कन्वर्जन रेट इतने लो हैं उसकी वजह से मेरा एकोस जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज़ कर रहा है। दूसरा मेरे पास जो रीज़न है कि मेरी अ, सीपीसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है? जो ख़ास तौर पे उन कीवर्ड्स को जो ज़्यादा सेल्स जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उनकी सीपीसीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। सो कंसीडरिंग दीज़ नंबर मुझे डे 1 से ये पता है कि मुझे लोअर सीपीसी वाले कीवर्ड जो है वो फिगर आउट करने हैं, प्लान करने हैं, अदरवाइज़ मैं ब्रेक इवन एकोस जो है वो अचीव नहीं कर पाऊँगा और मेरा अकाउंट जो है वो स्ट्रगल कर आई मीन मेरी पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है इन द लॉन्गर रन अगर ये प्रोजेक्ट जो है वो इतना टाइम ड्यूरेशन चलता भी है तो। सो मेरी पीपीसी परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चनेबल हो सकती है। सो मुझे डे 1 से ये प्लान करके या ये चीज़ सामने रखते हुए चलना है कि मुझे लोअर सीपीसी वाली अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो फाइंड आउट करनी है ड्यूरिंग माय फ्रॉम माय रिसर्च कैंपेन, डिस्कवरी कैंपेन्स ताकि मैं इस 81% को या 76% को नीचे लेके आ सकूँ और अपना ब्रेक इवन एकोस जो है वो 3-4 मंथ में अचीव कर सकूँ। इसी तरीके से क्योंकि सीपीसी भी ऑब्वियसली अ,
मुझे कन्वर्जन रेट जो है मुझे नजर आ रहा है, तो मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज या अपनी पीपीसी के थ्रू इस तरह की अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी होंगी जहां से मुझे अच्छी बेहतर कन्वर्जन रेट मिले, या फिर अपनी रैंकिंग के ऊपर मुझे ज्यादा प्रायोरिटी या फोकस करना होगा ताकि मेरी जो ऑर्गेनिक विजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाए, तो मेरी कन्वर्जन जो है वो ज़्यादा मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है। या मैं अपने सोशल प्रूफ को जो है वो थ्रू एसएफबी या वीवीआरओज़ जो है वो थोड़ा-सा बेहतर बना लूँ, तो मेरी कन्वर्जन जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल एक्वास जो है वो नीचे आ जाएगा। तो ये मेरे नोट्स या सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स बन जाते हैं कि मुझे इन चीज़ों का फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में ख्याल रखना है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, क्योंकि अदरवाइज़ मेरा ब्रेक इवन एक्वास जो है वो अचीव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? इसी तरीके से जो टैकोस है, वहाँ से हमें रिज़ल्ट्स पता चलते हैं कि मेरा जो टैकोस यानी जो हमारे ब्रेक इवन एक्वास से टैकोस जो परसेंटेज है वो 4th मंथ में नीचे आता है, और उसका इम्पैक्ट हमें नज़र आ रहा है कि 4th मंथ में हम प्रॉफिटेबल हो रहे हैं और एक छोटा-सा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है? सो इसकी इम्प्रूवमेंट पे ऑब्वियसली मेरा फोकस अलाइंड होगा जो मैंने प्लान किया है थ्रू रैंकिंग कैंपेन की वजह से कि मुझे ऑर्गेनिक पोजीशंस जो हैं वो इम्प्रूव करनी होंगी अगर मुझे इनको अर्लियर मंथ्स में प्रॉफिटेबल बनाना है, और अगर मुझे सेकंड या थर्ड मंथ में एक प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी है, तो दैट मीन्स कि मुझे अपना टैकोस जो है वो इम्प्रूव करना होगा, और टैकोस इम्प्रूव करने के लिए मुझे अपना पीपीसी एंड ऑर्गेनिक ऑर्डर रेशो जो है वो बैलेंस करना होगा। जितने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स इम्प्रूव होंगे उतना मेरा टैकोस जो है वो कम होता जाएगा, और मेरा अकाउंट जो है वो जल्द ही ब्रेक इवन अचीव कर लेगा इन टर्म्स ऑफ टैकोस, तो मेरा अकाउंट जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब ये पॉइंट जो है वो मैं अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्लूड कर सकता हूँ डे वन पे कि मुझे ये कैंपेन्स जो हैं या इस तरीके से मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मैंने सेट किए हुए हैं, तो मुझे इन ऑब्जेक्टिव को सामने रखते हुए जो कैंपेन्स ड्राइव करनी है वो मेरे डे वन से मेरे हाथ में प्लानिंग में होंगी, और मैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना पीपीसी स्पेंड कर रहा होगा। लास्टली जो फोकस से आपको हेल्प मिलेगी वो मिलेगी आपकी इन्वेंट्री प्लानिंग में, कि आपको यहाँ पर मतलब हमें यहाँ पर सेल्स नजर आ रही है कि कितने नंबर ऑफ यूनिट्स का क्या सेल्स वेलोसिटी है, कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो हमारे सोल्ड हो रहे हैं मंथ टू मंथ बेसिस पे, और इसकी बेसिस पे हमें कितनी इन्वेंट्री जो है वो रिक्वायर्ड होगी मंथ टू मंथ। नॉर्मली एक जो मिस्टेक या एक प्रैक्टिस जो है वो हमारे अडॉप्ट कर ली गई है कि वो हम 2-3 मंथ्स की इन्वेंट्री जो है वो पार्क कर देते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसकी जरूरत हमें है या नहीं है। ठीक है? एंड दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द कंपैटिटर सेल, नॉट आवर ओन सेल्स। ठीक है? हम कंपैटिटर की सेल की बेसिस पे 2-3-4 महीने की इन्वेंट्री जो है वो पार कर देते हैं। अब इन्वेंट्री है, ऑब्वियसली सेल तो हो जाएगी, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि उसकी वजह से मेरा बहुत बड़ा या मेरे इन्वेस्टर का या सेलर का क्लाइंट का बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेंट्री में स्टक हुआ है, एक वर्किंग कैपिटल जो है वो स्टक हुआ है, विच कुड हैव बीन यूज्ड इन एनी अदर लॉन्च, या उसका बेहतर इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता था। तो उसको अवॉइड करने के लिए अगर हम बेहतर इन्वेंट्री प्लानिंग करें, जो कि हम अपनी फोकस से ही ड्राइव कर सकते हैं कि हमारी क्या सेल्स वेलोसिटी होगी, इसकी बेसिस पे हमें कितनी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है, हमारे लीड टाइम्स क्या हैं, हमारे प्रोडक्शन डेज क्या हैं, और हमें कब रिप्लेनिशमेंट्स की ऑर्डर प्लानिंग जो है वो कब करने की जरूरत है, जिस चीज को हम थोड़ा डिटेल में अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग वाले सेशंस में चेकआउट करेंगे। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको सेल फोकस से ही मिल रही है, और इसकी बेसिस पे आप अपनी इन्वेंट्री प्लानिंग भी कर सकते हो। मुझे एक केस स्टडी याद है जहां पर सिर्फ इन्वेंट्री प्लानिंग की बेसिस पे प्रोडक्ट में जो है वो 5 to 6% का मार्जिन जो है वो वहां पे निकल आया था, क्योंकि ऑर्डर टू ऑर्डर जो है आपको पता मतलब मुझे पता था कि कब ऑर्डर जो है वो प्लान करने हैं, सो उसमें जहां पर रूम निकल सकता था एक लोअर शिपिंग की तरफ जाने का, उसको हमने यूटिलाइज किया, और उसकी बेसिस पे हमारे पास एडिशनल 5 to 6% का जो मार्जिन है वो हमें अपने पर यूनिट जो कॉस्ट है उसमें निकल आया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली हमें हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो द इन्वेंट्री प्लानिंग इज ऑल्सो अ क्रूशियल पार्ट फॉर द बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ।
सो इसकी बेसिस पे हमें पूरा अपना बिजनेस प्लान जो है वो ऑब्वियसली हम बना सकते हैं, और उसका एक टेम्पलेट भी मैं आपको रिव्यू करा दूंगा, और उसके क्या क्या फीचर जो है वो हो सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, किसी का कोई कंसर्न? अनपल भाई, मुझे इसमें दो एक मेन कंसर्न नजर आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक इसमें जो ना ये सिंगल वेरिएशन प्रोडक्ट है सपोज, ठीक है, जबकि मोस्टली जो ना ऐसे क्या कहते हैं मार्केट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप 2 to 3 वेरिएशन वाले प्रोडक्ट्स में, तो उसमें फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड दूसरी एक बात जिस तरह आपने कहा कि हम ये जो है ना स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स कैंपेन्स की ही बात करें, इसमें हम स्पॉन्सर डिस्प्ले इस तरह के जो है कैंपेन्स में हमने ऐड नहीं की, जिसका एक्सपेंस जो है ना थोड़ा सा ज्यादा होता है, स्पेंड ज्यादा होता है, तो हम उसको फिर किस तरह टैकल करेंगे फोरकास्टिंग में? नहीं नहीं, जो एक तो जो आपके दूसरे सवाल का जवाब मैं दे दूंगा कि जो हमने पीपीसी बजट एलोकेशन में जो बात की है, तो उसमें जो हम ये एलोकेशन कर रहे हैं ना कि हमने 70% रैंकिंग पे ऊपर अप्लाई करना है, और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है वो हम अपनी दूसरी कैंपेन्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो ये बजट जो है वो तमाम पे मैंने कंसिडर किया है। मैंने यही मेंशन किया था कि हम स्पॉन्सर्ड ब्रांड की भी कैंपेन सेटअप कर रहे होंगे, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले की भी कर रहे होंगे, और स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में भी जो भी रिसर्च कैंपेन हम बना सकते हैं हम उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे होंगे। तो ये ओवरऑल है, इसमें हमने किसी कैंपेन टाइप को एक्सक्लूड नहीं किया है। एक तो ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज ये कि फोरकास्टिंग से रिलेटेड, मतलब जो आपने वेरिएशन की बात की, सो वेरिएशन में ये है, मैं आपको एक मुझे मैं आपको शेयर कर देता हूँ कि मैंने एक रिपोर्ट जो है वो एक इसी तरह फोकस जो है वो एक अकाउंट पे बनाई हुई है, जहां पर मल्टीपल वेरिएशन जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं, स्टार्ट नहीं हुई, अभी स्टार्ट होगी। ओके। सो अब ये जो है, इस प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट कोई, मतलब इस अकाउंट, पर्टिकुलर अकाउंट में ऑलमोस्ट कोई 5 वेरिएशंस हैं। सो यहाँ पर हमने किया क्या है कि जो हमारी मेन फोकस है उसमें हमने इन्वेंट आई मीन सबका उसको कंसोलिडेट कर दिया है, तमाम की तमाम यूनिट्स, तमाम वेरिएशंस की सेल्स से, और उसकी बेसिस पे उसका रेवेन्यू, मतलब एक हमने समरी शीट बना ली, मैंने एक समरी शीट बना ली, और यहाँ पर सिर्फ उन वैल्यूज का, उन सेल्स का टोटल ले लिया जो कि इंडिविजुअल वेरिएशन की शीट्स में कंप्यूट हो रहे हैं। इंडिविजुअल वेरिएशन के लिए, मतलब मेरी अगर लेट से 5 वेरिएशंस हैं, तो मैंने जो ये फोरकास्ट वाली शीट है इसके 5, इसको 5 टाइम जो है वो रेप्लिकेट कर दिया, और हर इंडिविजुअल वेरिएशन को, अगर आपको लगता है कि उसको इंडिविजुअली ट्रीट करना चाहिए, उसका एक डिफरेंट सर्च वॉल्यूम है, उसकी डिसेंट सेल्स हैं, तो उसको यहाँ पर आप हर एक को डिफरेंट फोरकास्ट शीट के थ्रू जो है वो केटर कर सकते हो, उस हर वेरिएशन की अलग शीट बना सकते हैं, एंड देन एक समरी शीट आ जाएगी जिसमें सबका टोटल आ जाएगा। यानी यहाँ पर आप सम ले लेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स का, जहां जहां पर जिस जिस शीट, हर वेरिएशन की शीट में जो नंबर ऑफ यूनिट का सेल है फर्स्ट मंथ का, आप उसके तमाम सेल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सम कर देंगे, और इसी तरीके से बाकी जितने भी कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, वहां पर वो वैल्यू, तो आपकी एक कंसोलिडेटेड शीट भी बन जाएगी, एंड देन आपके पास वेरिएशन बेस्ड शीट भी बन जाएगी। तो आपके पास ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है वो अवेलेबल होंगे कि आपने वेरिएशन वाइज क्या है स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है, और ओवरऑल अकाउंट की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, और उसके बेसिस पे आपको क्या एक्शंस या प्लान करने की जरूरत है, वो भी आपके पास वो डाटा पॉइंट जो है वो अवेलेबल होंगे। जी ठीक है। जिस तरह आपने कहा कि ये तो सेल शेयर, इस तरह जो है हर प्रोडक्ट का फिर एक्सपेंस भी मतलब वेरिएशन होता है, कुछ वेरिएशन तो ना वो हमें थोड़े से कम कॉस्ट पड़ती है, जबकि कुछ वेरिएशन होते हैं जो कि हमारे लिए एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो उसमें भी जो है ना प्राइस लैंडिंग कॉस्ट का डिफरेंस वेरिएंस भी आता है, तो उसमें प्रॉफिट डिफरेंस भी फिर आ जाता है उसमें, बिल्कुल इवन तो बिल्कुल। सेलिंग प्राइस में भी रहेगा। तो मैं एग्जैक्टली मैं यही कह रहा था कि जो मैं यहाँ पे शीट दिखा रहा हूँ ना, अब ये जो शीट बनी हुई है आपको जो नजर आ रही है, ये एक सिंगल वेरिएशन की है। इसमें इसी वेरिएशन की जो कॉस्ट है, मतलब इसकी जो रेलेवेंट कॉस्ट है, लैंडिंग कॉस्ट वो इंक्लूडेड है, इसकी रेलेवेंट शिपिंग कॉस्ट वो इंक्लूडेड है, इसकी एफबीएफ फीस कितनी है वो इंक्लूडेड है, इस पे पीपीसी मैं कितनी रन करूंगा वो इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है एक वेरिएशन के ऊपर। इसी तरीके से जो दूसरी वेरिएशन है, इससे रेलेवेंट जितनी भी कॉस्ट है, मैं इस पर्टिकुलर शीट में सिर्फ वही डालूंगा, दूसरी वेरिएशन की या जनरल एक एवरेज कॉस्ट नहीं डालूंगा। इसी तरीके से जितनी मेरी वेरिएशंस हैं, मैं जो वेरिएशन वाली शीट बना रहा हूँ, इंडिविजुअल वेरिएशन की जो शीट बना रहा हूँ, मैं उसमें सिर्फ उससे रेलेवेंट कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करूंगा, और उसके अलावा और कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं करूंगा। फिर एक समरी शीट बनाई जा सकती है
ठीक है, या आप एक समरी शीट बनाएंगे जहां पर आप इन तमाम वेरिएशंस का, यहाँ पर आपको लेट से नजर आ रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो सम ले रहा है ना अपनी सेल्स में, तो ये नंबर ऑफ यूनिट्स सम करेगा, देन ये नंबर ऑफ यूनिट सम करेगा, देन ये नंबर ऑफ यूनिट्स, ये हर सेल की वैल्यू जो है वो वहां पे ऐड कर दी गई है। सो वो तमाम सेल की वैल्यू से नंबर ऑफ यूनिट जो है वो ड्राइव कर रहा है, एंड देन रेवेन्यू भी उन तमाम इंडिविजुअल शीट्स का जो सम है वो ड्राइव कर रहा है, ना कि आप यहाँ पर एक सेल प्राइस डालेंगे और उसकी बेसिस पे एक रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपको सेल प्राइस नजर नहीं आ रही कि नंबर ऑफ यूनिट की बेसिस पे एक सेल प्राइस और रेवेन्यू जो है वो कैलकुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर वेरिएशन की प्राइस जो है वो डिफरेंट है। तो हम रेवेन्यू का सम ले लेंगे एंड देन उसकी बेसिस पे हमारा जो पीपीसी स्पेंड है इंडिविजुअल वेरिएशन का वो टोटल सम यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आपकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी, पूरी ओवरऑल अकाउंट की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो आपको रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और इसमें हर एक का रेलेवेंट जितना भी कॉस्ट या फोरकास्ट आप कर रहे हो वो एग्जैक्टली वही आ रहा होगा, इसमें आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो सॉर्ट ऑफ आई मीन बिजनेस प्लान को मैं बस ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ये सॉर्ट ऑफ पीपीसी मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट की नीड नहीं है, लेकिन जो लोग फ्रीलांसिंग में हैं उनको मे बी हेल्प आउट कर सके एक बिजनेस प्लान क्राफ्ट करने में। सो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफली कवर अप कर लेते हैं कि एक बिजनेस प्लान जो है वो किस तरीके से क्राफ्ट किया जा सकता है और उसमें क्या क्या एलिमेंट जो है वो इंक्लूडेड होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसमें सबसे पहले जो है वो ऑब्वियसली ये यहाँ पे मैंने डमी टैक्स इनपुट किया हुआ है तो उस पर फोकस नहीं कीजिएगा। सबसे पहला पार्ट आ जाता है समरी का, कि समरी में हमने बता दिया कि ये प्रोडक्ट जो है, ये रिपोर्ट जो है वो किस पर्पस से, कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्या पर्पस हैं, ठीक है, किस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, थोड़ा सा मार्केट का इंट्रोडक्शन, ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दी, और एक्चुअल पर्पस जो रिपोर्ट का या बिजनेस प्लान का जो है वो एक्चुअल पर्पस यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन हम आ जाते हैं मार्केट ओवरव्यू के ऊपर। मार्केट ओवरव्यू में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व हैं, कि मार्केट में अगर हमारे पास यहाँ पर जो डिमांड है वो, ठीक है, उसको हम टारगेट कर सकते हैं या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि हमारे जो ओवरऑल अमेजोन के ऊपर इस प्रोडक्ट से रिलेटेड डिमांड है वो क्या है, सर्च ट्रेंड्स हैं वो क्या है, यानी ट्रेंड वेरी आई मीन मंथ टू मंथ जो है वो या सीजनल बेसिस पे क्या उसके ट्रेंड्स रहते हैं, डिमांड जो है वो ग्रोथ में है या नहीं है या डिक्लाइन कर रही है, उसका क्या ट्रेंड है, ठीक है, ओवरऑल इसके यूएसए में या जो भी मार्केट प्लेस आप टारगेट कर रहे हो उसके पोटेंशियल क्या है, मतलब वहां पे कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। और ये फिगर जो है ना बड़ा सिंपल है, आप अगर चाहे तो गूगल से ले सकते हैं, जस्ट टू कन्विंस अ क्लाइंट कि आपने थॉरो रिसर्च की हुई है। आप उसमें अमेजोन स्पेसिफिक भी फिगर जो है वो ले सकते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगा यहाँ पर, कि जहां पर आप पर्टिकुलर निश की डिमांड जो है वो पूरे पूरे साल की डिमांड जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रही है, ग्रोथ रेट नजर आ रहे हैं ईयर टू ईयर, आपको नजर, आप ये चीजें मेंशन कर सकते हैं कि इसकी ग्रोथ जो है वो ईयर टू ईयर वेरी आई मीन इंक्रीज कर रही है, ठीक है, और कितनी परचेजेस हो रही हैं। अगर आप यहाँ पे इस टोटल सर्च वॉल्यूम का सम ले लें, ठीक है, और इंडिविजुअल सर्च वॉल्यूम की बेसिस पे कन्वर्जन निकाल के आप उसका सम ले लें तो हमारे पास मार्केट साइज आ जाता है, राइट, ठीक है, और उस मार्केट साइज को हम अपनी रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि पूरे साल में इतनी नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर निश में होती हैं, इतनी नंबर ऑफ कन्वर्जन जो है वो होती हैं, जिसमें से अगर हम एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो अचीव कर लें या मार्केट शेयर कैप्चर कर लें, सो हमारे पास ये नंबर या पोटेंशियल रेवेन्यू जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अराउंड जो है वो हम मार्केट ओवरव्यू को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसमें मैंने आई मीन जस्ट टू हाईलाइट द सर्च ट्रेंड, मैंने हीलियम का ही एक स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, और उसमें मैंने सर्च का ट्रेंड जो है वो दिखा दिया है। यहाँ पर ग्राफिक जो है वो आप खुद भी बना सकते हो, मतलब आप यहाँ पर जो एक्सेल बेस्ड जो ग्राफ्स हैं उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर कहीं और से जो ट्रेंड्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू, मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम किस तरीके से एक बिजनेस प्लान जो है वो डेवलप कर सकते हैं। कंपटीशन को डिस्कस किया जा सकता है कि मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं निश में, उनके क्या मार्केट शेयर हैं, उन्होंने कितनी मार्केट शेयर कैप्चर की हुई है, उनके रेवेन्यूज क्या हैं, ठीक है, उनके उनकी यूएसपीज क्या है, ठीक है, और कहाँ कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट्स हैं, कितनी ऑर्डर आई मीन कितनी कवरेज वगैरह की हुई है, किस किस कीवर्ड्स के ऊपर उन्होंने कवरेज की हुई है, उन एरियाज को हम यहाँ पर कवर अप कर सकते हैं कंपटीशन लेवल के ऊपर, और इसको टैकल करने के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होगी और हम किस तरीके से कॉम्पिटिटर्स को टारगेट कर रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी जो है वो आप कंपटीशन में और बिजनेस प्लान में
इंक्लूड कर सकते हो। थर्ड जो है वो फाइनेंशियल आउटले है। अच्छा, फाइनेंशियल आउटले में मैंने एग्जैक्टली जो हमने सेल फोरकास्टिंग बिल्ड की है, मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया है, और ये सारी वैल्यूज जो हैं वो लिंक्ड अप है वहां से, उसी सेल फोरकास्ट है। मतलब हम इसको अगर आप इस टेम्पलेट, मतलब मैं जो आपसे टेम्पलेट शेयर करूंगा उसमें ये वैल्यूज जो है वो सेल फोरकास्ट की शीट से कनेक्टेड होंगी, तो आपको यहाँ पे मैनुअली जो है वो इनपुट करने की जरूरत नहीं होगी डाटा को। और ये जैसे ही आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करोगे, इसका डाटा जो है वो फाइनेंशियल आउटले जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल आउटले में वाली फील्ड में, एरियाज में आप फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर बात कर सकते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, कब कब आप क्या मार्केटिंग बजट जो है वो आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, इन्वेंट्री पे के ऊपर कितना स्पेंड करना पड़ेगा, और आरओआईज वगैरह के ऊपर आप बात कर सकते हो कि आरओआई कब अचीव किया जा सकता है, ठीक है। ग्रॉस मार्जिन कितना है, नेट मार्जिन कितना है, इन एरियाज के ऊपर, फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर आप बात कर सकते हो, एंड उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर बात की जा सकती है। देन मैंने यहाँ पर अच्छा, यहाँ पर ये कनेक्टेड है ग्राफ, जो इस पर्टिकुलर फील्ड से अगर मैं इसको इनपुट कर दूं लेट से, तो हमारे पास वो ग्राफ जो है वो फिल इन हो जाएगा। ठीक है। सो फाइनेंशियल आउटले में ग्राफ ऐड कर दिया रेवेन्यू का और उसके अगेंस्ट ग्रॉस प्रॉफिट का। ये मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल ऐड किया है, इसको आप जिस मर्जी तरीके से चाहें वो एडिट कर सकते हो। आप यहाँ पे पीपीसी वर्सेस रेवेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट वर्सेस रेवेन्यू दिखाना चाह रहे हैं, या आप अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है उसके अगेंस्ट आपके क्या रेवेन्यूज हैं उसका कंपैरिजन दिखाना चाह रहे हैं, तो इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पर क्या ग्राफ यूज करते हैं, क्या ग्राफ, आई मीन आप ग्राफ यूज करते भी हो नहीं करते, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है। लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी, आई मीन एक वाइब देती है क्लाइंटेल्स को, और बेहतर अंडरस्टैंडिंग जो है वो उससे डेवलप होती है, बजाय इसके कि अगर हम एक न्यूमेरिकल और एक टेक्सचुअल डाटा अगर उनको प्रोवाइड करते हैं, तो वो बहुत से क्लाइंट्स को जिनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती हैं उनको एब्जॉर्ब करना वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो उसकी ज्यादा से ज्यादा अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं कि उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को या उस पीपीसी की इन्फॉर्मेशन को हम एक ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर शो करें, तो उनको उनके लिए एब्जॉर्ब करना जो है वो ईजी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने उसकी ही एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो कर दी है कि रेवेन्यू जो है वो हमें मंथ टू मंथ इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी जो है वो हमें मंथ टू मंथ इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। सो एक ट्रेंड जो है वो स्टैब्लिश हो रहा है, और इसको आप अपनी रिपोर्ट में टेक्सचुअल फॉर्म में भी हाईलाइट कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट प्लान क्या है, कितना स्पेंड करेंगे, किन एरियाज पे करेंगे, उस पर बात की जा सकती है। स्ट्रैटेजी क्या होगी, और कितना बजट जो है वो एलोकेट करने की जरूरत है, और कितने नंबर ऑफ ऑर्डर जो है वो आप टारगेट यानी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो वो उन एरियाज को जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट प्लान में। चैलेंजेस अगर कोई हैं वो ऑब्वियसली क्लियरली आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। चैलेंजेस कंपैटिटर की तरफ से हो सकते हैं, ठीक है, या फिर इनोवेशन से रिलेटेड आपको चैलेंजेस कोई नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से कि वो ड्राई आउट हो जाएगी, या सीजनल है, या इसकी डिमांड जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो आपको नई प्रोडक्ट के लिए या नई लॉन्चेस के लिए या नए किसी अपडेटेड वर्जन के लिए जो है वो पहले से प्लान करने की जरूरत होगी। तो वो चीजें और वो चैलेंजेस जो है वो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हो। प्राइस वॉर से रिलेटेड चीजें जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। सो उन जो भी चैलेंजेस आपके नज़र में हैं, ऑब्वियसली एक जब आप किसी प्रोडक्ट की रिसर्च करते हो तो उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो आप फाइंड आउट करते हो, आपके नॉलेज में होती हैं, तो उन चैलेंजेस को आप यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हैं। लास्टली कंक्लूजन इज के ओवरऑल रिपोर्ट की बेसिस पे आपको क्या लगता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट है, उसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो वाइबल इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के अराउंड जो है वो आप बात कर सकते हो। उसके रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसकी एक सॉर्ट ऑफ समरी, क्या फाइनेंशियल रिजल्ट जो है वो कब आप अकाउंट को प्रॉफिटेबल देख रहे हैं, कितनी लॉन्चेस करनी पड़ सकती हैं, कितने प्रोडक्ट्स जो है वो लॉन्च करने पड़ सकते हैं, कितना स्केल किया जा सकता है, तो उन एरियाज को जो है वो आप कंक्लूजन में एड अप कर सकते हो। और इसका लेआउट जो है वो आप जिस मर्जी तरीके से चाहें वो इसको चेंज कर सकते हैं, इसको और इसको रीडिजाइन कर सकते हैं। दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट कि जो आपको अंडरस्टैंडिंग में जो है वो हेल्प आउट करे। और क्योंकि नॉर्मली हमारे पास इन्वेस्टमेंट का बिजनेस प्लान नहीं होता, हम नॉर्मली लॉन्च प्लान की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, और ये सॉर्ट ऑफ एक वीकनेस नजर आती है नॉर्मली ज्यादातर में। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो है वो बिजनेस प्लान के ऊपर काम कर रहे हो, बट एक नॉन जनरल प्रैक्टिस जो है वो ये नहीं है, लोग फाइनेंशियल्स के ऊपर काम नहीं करते। तो दैट विल गिव यू एन एज कि अगर आप इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं और प्लान वे में प्रेजेंट करते हैं, तो वो क्लाइंट्स वगैरह के लिए भी ज्यादा
इफेक्टिव होगा उनकी कन्वर्जन से रिलेटेड और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड। जो टेक्स्ट है, आई मीन मैं यहाँ पे सिंपली बताऊँ कि मैंने अगर आपको रिसर्च पर्पज़ के लिए आप चैट जीपीटी इस्तेमाल करें, वहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिखें और मैंने ये सारा कंटेंट जो है मैंने वहाँ पे सिर्फ ये लिखा कि मुझे बिज़नेस प्लान रिपोर्ट जो है वो एक जनरेट करके दे दो। मैंने प्रोडक्ट का नाम बता दिया, अमेज़न मार्केट प्लेस मेंशन कर दिया, कंट्री मेंशन कर दी। उसने पूरी रिपोर्ट जो है वो जनरेट करके दे दी। और वहाँ से वो रिपोर्ट जो है उसके एलिमेंट जो है ऑब्वियसली आप एग्ज़ैक्टली कॉपी नहीं करें, लेकिन उसमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि आप अपनी रिपोर्ट्स में ऐड ऑन कर सकते हो और उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, ठीक है? सो जहाँ-जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? वो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ ठीक है? सो जहाँ-जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? वो आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्ज़ैक्टली उसको कॉपी कर दिया था, ठीक है? जस्ट टू क्रिएट अ डमी टेक्स्ट और एक रेफरेंस पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है, जो कि एक्सक्लूड की जा सकती थी और उसकी एक अमेज़न पर्सपेक्टिव से, एक क्लाइंट पर्सपेक्टिव से वो अननेसेसरी थी। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो एक यूज़फुल टूल है। अगर आप बिज़नेस प्लान डेवलप करना चाहें और उसके ऊपर रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहें, तो वो आपको बहुत सारी इनपुट जो है वो प्रोवाइड कर सकता है और जिसको आप अपनी रिपोर्ट्स में यूटिलाइज़ कर सकते हो। इससे रिलेटेड किसी का कोई सवाल? अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था पीपीसी बजटिंग से रिलेटेड। जी, 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 जी। जरा वो टैब खोले, मैं आपसे वो एक जी, क्वेश्चन था। श्योर। किस बजट की बात कर रहे हैं? या बजट, पीपीसी बजटिंग। ठीक है। अच्छा, इसमें सर आपने जो है ना ये रैंकिंग टारगेट आपने एक डिफाइन किया है उसमें। हुँ, हुँ। ये तो इनिशियली स्टार्ट में है ना कि मतलब आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, आपने रैंकिंग हुँ, हुँ। टारगेट जो है एक डिफाइन कर लिया हुँ, हुँ। अपने लिए। वो हमने जो है ना एक ब्रांड एनालिटिक्स से निकाला है, सही ठीक है। उसमें कुछ वैल्यूज बहुत हाई होती हैं, जैसा हमारा उसमें है, मतलब एक जो है ना सेलर और 40 to 50% जो है ना वो सेल शेयर लेकर जा रहा है, कन्वर्जन शेयर वो लेकर जा रहा है। हुँ, तो हुँ। हमारा जो है ना, सपोज हमने प्रोडक्ट लॉन्च किया है, तो हमारा पे जो है ना टारगेट क्या होगा, सपोजली हम जो है ना ऑलरेडी एक मार्केट शेयर हमने पकड़ा हुआ है 10 to 15% ऑलरेडी, ठीक है। हमने जो है ना, हम चाहते हैं हम बीट करें टॉप कंपटीटर को, तो हमारा जो है ना टारगेट रैंकिंग का वो क्या होगा फिर? अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं कि अगर आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी लॉन्च है और उसकी बेसिस पे आप एक रैंकिंग टारगेट जो है वो इस मेथड से ड्राइव करना चाह रहे हैं कि आपको कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स की नीड है। सो यहाँ पर अगर आपकी जो ऑर्गेनिक पोज़ीशन है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो ना होने के बराबर है, यानी आपको हीलियम में कोई उसकी ऑर्गेनिक पोज़ीशन जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ऑर्गेनिक रैंक नज़र नहीं आ रहे, तो तब तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हम एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड के ऊपर, ठीक है? और उसमें हम उसी को टारगेट कर लेंगे कि हम जो एसएफआर रिपोर्ट से, ब्रांड एनालिटिक्स से, वहाँ से एक परसेंटेज हमने लिया कन्वर्जन शेयर का और उसको हमें बीट करना है एंड दैट विल बी आवर टारगेट फॉर द रैंकिंग कैंपेन्स, ठीक है? उसको हमने इनपुट कर दिया अपने उन कीवर्ड्स के लिए जो रैंक नहीं है। अच्छा, जो रैंक्ड है, पार्शियली रैंक्ड है और उसको उन रैंक्स को हमें पुश करने की ज़रूरत है, ठीक है? सो वहाँ पर हम 40 टू 50% जो टारगेट है, यानी अगर मुझे एक कीवर्ड रैंकिंग की बेसिस पे मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पर मेरे 6 ऑर्डर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है? और मेरा इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर प्रोडक्ट जो है वो सेकंड पेज पे है या थर्ड पेज पे है, ठीक है? और मुझे उसको पुश करना है, सो मैं यहाँ पर 40 टू 50% ऑर्डर से स्टार्ट कर सकता हूँ जस्ट टू पुश द रैंक। क्यों? क्योंकि कुछ विजिबिलिटी होने की वजह से मेरे में भी शायद कुछ ऑर्गेनिक ऑर्डर जो हैं वो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर कीवर्ड से आ रहे हों, ठीक है? सो मुझे कंप्लीटली इस असम्पशन में नहीं जाना होगा कि मुझे सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पीपीसी से ही ड्राइव करने होंगे। कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो ऑर्गेनिकली ड्राइव हो रहे होंगे क्योंकि उसकी ऑर्गेनिकली रैंक है। तो मैं यहाँ पर टारगेट जो है वो 50% सेट कर सकता हूँ कि जो भी मैंने एक परसेंटेज ड्राइव किया, परसेंटेज तो सही है कि मुझे उन रैंक करने के लिए उन टॉप 3 को बीट करना पड़ेगा। टॉप 3 को बीट किया, आई मीन बीट करने के लिए मैंने एक परसेंटेज लिया, उसके बेसिस पे एक ऑर्डर नंबर निकाला, लेकिन ऑलरेडी क्योंकि मैं सेकंड पेज पे मौजूद हूँ, तो मैं 100% ऑर्डर्स को टारगेट नहीं करूँगा, मैं 40 या 50% ऑर्डर्स को टारगेट करूँगा और उसकी बेसिस पे अपना बजट सेट करूँगा। ओके।
अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन जिस सर आपने यहाँ पे फर्स्ट जो है ना प्लास्टिक नाइफ्स आपने वो किया है और आपने इसके लिए पीपीसी डेली बजट को असाइन किया है, ठीक है। इसमें जो है ना ये आप हम एज्यूम करें इसमें एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो है ना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट जो है ना वो एज्यूम करें, तो हमने तो जो है ना फ्रेज भी करना है, ब्रॉड भी करना है, हमने तीनों में स्टैप जो है ना वो जो है ना चलाना है, ठीक है। तो हाउ वुड वी डिस्ट्रीब्यूट कि हमने जो है ना कौन सी कैंपेन को कितना परसेंटेज देना है फॉर दैट स्पेसिफिक कीवर्ड, अगर टॉप का मेन 2-3 कीवर्ड्स हैं उनको। देखिए, अगर अगर आप रैंकिंग कैंपेन के का बजट जो है इनके ब्रॉड और फ्रेज के ऊपर एलोकेट करना चाहते हैं, तो उसमें फिर आपको ये मेक श्योर करना हो कि बेशक आप अगर वहां पे स्पेंड करते हो, ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर उतने नंबर ऑफ ऑर्डर जो हैं वो जनरेट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा कंसर्न जो है वो पीपीसी बजट नहीं है, कि मुझे इतना स्पेंड करना है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो इतने नंबर ऑफ ऑर्डर्स ड्राइव करना है उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। अब लेट्स से अगर ये 6 ऑर्डर्स जो हैं वो मुझे ब्रॉड और फ्रेज से भी मिल जाते हैं, मैंने वहाँ पे कैंपेन सेटअप की और उसमें सर्च टर्म जो है वो प्लास्टिक नाइफ्स पे उन्होंने ऑर्डर जनरेट कर दिए, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पर अचीव हो जाता है, ठीक है। मैंने एक सर्टेन परसेंटेज उसको एलोकेट कर दिया है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रैटेजी। लेकिन अगर मैं वहां पर रिसर्च कैंपेन बना रहा हूँ फ्रेज और ब्रॉड में, और उसको रिसर्च का और रैंकिंग पर्पस के हिसाब से नहीं बना रहा हूँ, उसको रिसर्च का बजट एलोकेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे स्पेसिफिकली जो बजट यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया ना रैंकिंग के लिए उस वो एग्जैक्ट में एलोकेट करना होगा। हो सकता है कि मेरा कुछ ऑर्डर्स जो हैं वो मेरी रिसर्च कैंपेन से इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर आ जाए, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। लेकिन मैं फिर भी अपना बजट जो है रैंकिंग कैंपेन का वो किसी आई मीन उस बेसिस पे शिफ्ट नहीं कर दूंगा अनटिल अनलेस कि वो मुझे रिजल्ट जो है वो नजर आ जाए, ठीक है, कि मैंने ब्रॉड से वो की आई मीन इस पर्टिकुलर सर्च टर्म के ऊपर ऑर्डर जनरेट कर लिया। जब तक वो नहीं होता तो मैं रैंकिंग कैंपेन का बजट जो है वो स्पेसिफिकली इस कीवर्ड के ऊपर ड्राइव करके रखूंगा। हाँ, अगर आप रैंकिंग बजट जो है वो फ्रेज पे भी यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका आप मतलब वो 10% भी हो सकता है ऑफ द बजट, मतलब 71 में से आपने 10% जो है वो फ्रेज पे लगा दिया, 10% जो है वो ब्रॉड पे लगा दिया और 80% एग्जैक्ट पे यूटिलाइज कर दिया, तो वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि आपको कहाँ पर ज्यादा चांसेस नजर आते हैं, या उसको ऑब्वियसली हम उसमें जो अपनी कैंपेन डेवलपमेंट वाले पार्ट में ना उसमें डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से रेशो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना एक जो चीज कंसिडर करने वाली है ऑब्जेक्टिव को सर्टेन करने के लिए, वो ये है कि कीवर्ड की नेचर क्या है, ठीक है। कीवर्ड की नेचर और उसकी कन्वर्जन प्लेसमेंट जो है वो किस तरीके की है। अगर रेस्ट ऑफ द सर्चेस पे भी ऑर्डर्स जनरेट होते हैं, टॉप ऑफ द सर्च पे इतना कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है, या टॉप ऑफ द सर्च वाले ही बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लेके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट बनता है कि मैं ब्रॉड और फ्रेज से टारगेट कर लूं। लेकिन अगर टॉप ऑफ द सर्च पे बहुत ज्यादा कंपटीशन है, सैचुरेशन है मार्केट में, तो मुझे मेरे लिए अप्रोप्रिएट सिचुएशन ये होगी कि मैं ज्यादा स्पेंड जो है वो एग्जैक्ट को दूं, ठीक है। तो वो सब्जेक्टिव सिचुएशन है, वो केस टू केस स्टडी बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वो एक जनरल यहाँ पे थ्योरी जो है ना वो मैं पास ऑन नहीं कर सकता या नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो एक जनरल रूल बन जाएगा फिर उसकी बेसिस पे। तो ये केस टू केस बेसिस पे वेरी करेगा कि हमने कितना एग्जैक्ट ब्रॉड ऑफ रेस को रैंकिंग कैंपेन के परस्पेक्टिव से ही उसको बजट देना है। ठीक है, आज आई मीन इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो और वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा कि अगर हम कुछ केस स्टडीज जो हैं वो कल सेल फोरकास्ट की देख सकें, उसके बाद फिर रैंकिंग की तरफ जो है वो फिर हम मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है गाइस, इंशाल्लाह सर। ठीक है। ओके जी, थैंक यू।